So hello everyone, welcome back to your favorite channel called Competition Wala. My name is Vipin Kumar Sharma and I welcome you all to this wonderful series called Mind Map series. हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर अलग अलग चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके थे और आज का हमारा जो चैप्टर ऑफ डिस्कशन है वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी इन लास्ट चैप्टर हम लोगों ने देखा था कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर पाए जाते हैं, जिनको हम प्यार से एंजियोस्पर्म्स बुलाते हैं, वो बाहर से कैसे दिखाई देते हैं। यानी हमने इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कशन करी थी। इनकी रूट कैसी दिखाई देगी, इनकी स्टेम कैसी दिखाई देगी, इनका फ्लावर कैसा दिखाई देगा, इनकी लीव्स कैसी दिखाई देंगी, इन सब चीजों को हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी ये जो शब्द है इस पर पहले हमें गौर फरमाना पड़ेगा। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर आप मुझे देखें तो आप मुझे महज देखने से कुछ चीजें मेरे बारे में बता सकते हैं। तो आप मुझे देखकर जो चीजें मेरे बारे में बताएंगे वो यूजुअली मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होंगे। जैसे अगर मैं आपसे काफी दिन बाद मिल रहा हूं और आप बोलते हैं सर आपकी दाढ़ी थोड़ी बढ़ गई है, तो आप मुझे बाहर से देख के ये फीचर जो है बता सकते हैं, यानी कि इट इज अ मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट। बट आप ये नहीं बता सकते कि सर आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, बिकॉज उसके लिए यू नीड टू डीप डाइव इनटू माय बॉडी एंड देन ओनली यू कैन एनालाइज। तो हम यहां पर मॉर्फोलॉजी में ये तो बता सकते हैं कि एक प्लांट की जो पत्ती है उसके ऊपर वेन्स एंड वेनलेट्स कैसे अरेंज्ड है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि एक लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं। मीजोफिल सेल्स राउंड हैं या ओवल हैं या पेलिसेड हैं, यानी पतले और लंबे हैं, आप नॉर्मली देख के नहीं बता पाओगे। उसके लिए आपको लीफ को कट करना पड़ेगा और उसके सेक्शन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ेगा, तब जाके आप उन चीजों को एनालाइज कर पाओगे। तो सेल्स की जो अरेंजमेंट रहती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं, यहीं से पता लगता है कि वो किस हिसाब से फंक्शन करेंगे। तो स्ट्रक्चर एंड लोकेशन हैव अ वेरी डीप इंपैक्ट ऑन द फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्स। ये टॉपिक स्टूडेंट्स को लगता है थोड़ा रटने वाला है, लेकिन हम इसको कंसेप्चुअलाइज करेंगे, हर एक चीज को बेहतर तरीके से समझेंगे, जिसके लिए हम एक ब्लेंडेड मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हम लोग हर बार हमारी ही पब्लिकेशन की जो बुक है उसको इस्तेमाल करते हैं, आज हम अपने हाथों से भी थोड़े बहुत फ्लो चार्ट बनाएंगे एंड एक एक एनसीईआरटी की लाइन को समझते हुए चलेंगे, बिकॉज दिस इज अ थ्योरेटिकल चैप्टर। तो यहां पर थ्योरी को हम लोग स्किप कर ही नहीं सकते, राइट? एंड अगर आप हर थ्योरी का पॉइंट लिखोगे इन द माइंड मैप, बाय डिफॉल्ट इट विल बिकम नोट्स। तो हम यहां पर समझने के जो पॉइंट हैं, जो क्रक्स ऑफ द क्रक्स है, उसको बहुत बेहतर तरीके से एनालाइज करेंगे। तो मैं जो आपको बताता रहूं पॉइंट, उसको साथ साथ अपनी नोटबुक्स में लिखते रहिएगा और बेहतर तरीके से समझते भी रहिएगा। हम पूरा टाइम देंगे इस चैप्टर को, हम बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिकॉज वी नो दिस इज अ माइंड मैप सीरीज, बट अंडरस्टैंडिंग बिकम्स रियली क्रिटिकल। यहां पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले टिश्यू क्या होते हैं आपको अच्छे तरीके से पता है कि आपके जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो मिलकर के सेल ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स मिलकर के सेल बनाते हैं और सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे एंड काफी सारे ऑर्गन सिस्टम से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। तो ये जो सेल हैं ये कैसे हो सकते हैं? टिश्यू क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर और डिसिमिलर इन शेप, हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। जाहिर सी बात है, अगर सेल इकट्ठे हुए हैं तो ये कॉमन फंक्शन करने के लिए ही इकट्ठे हुए होंगे, इनका ओरिजिन कॉमन होगा, यानी एक ही आपके पेरेंट सेल से मल्टीपल सेल्स निकल रहे होंगे जो कि मिलकर के टिश्यू बनाएंगे। बट द पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर और डिसिमिलर शेप ऑफ सेल्स। यानी यहां पर आप क्या कर सकते हो कि सिमिलर भी शेप हो सकती है और डिसिमिलर भी हो सकती है। जैसे कि अगर आप देखोगे सिंपल टिश्यूज, तो सिंपल टिश्यू में आप पैरेन्काइमा का एग्जांपल ले लो, कोलेनकाइमा का ले लो, स्क्लेरेन्काइमा का ले लो। सिंपल टिश्यू का मतलब क्या है? ये सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। अब ओनली वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर ये बने हैं, तो सारे सेल्स आपके एक जैसे दिख रहे होंगे, बाय डिफॉल्ट बिल्कुल दिख रहे होंगे। तो यहां पर आपकी सिमिलर शेप हो जाती है, सिमिलर स्ट्रक्चर हो जाता है सारे के सारे सेल्स का। जबकि यहां पर अगर आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, दे आर फॉर्म्ड अप ऑफ मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिल करके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं। जैसे अगर आप जाइलम की बात करें तो जाइलम के अंदर अलग अलग टाइप के सेल पाए जाएंगे। जाइलम के अंदर जाइलम पैरेन्काइमा भी पाया जाएगा, जो कि आपका अलग दिखेगा, है ना। आपका जाइलम फाइबर भी पाया जाएगा, जो आपका अलग दिखेगा। फिर आपका
ट्रैकीड भी पाया जाएगा जो कि आपका और अलग दिखेगा, आपकी वेसल भी पाई जाएगी जो कि आपकी और अलग दिखेगी। यानी जाइलम जो है ये 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स के कॉम्बिनेशन से बना है ना। तो यहां पर इन सारे के सारे सेल्स का जो शेप और साइज है वो तो डिफरेंट है, और यहां पर अगर आप देखेंगे चाहे कॉलनकाइमा हो, स्क्लेरेनकाइमा हो, पेरेनकाइमा हो, इनमें शेप और साइज कॉमन होता है। तो अगर आप टिश्यू की डेफिनेशन लिखना चाहें तो ओरिजिन और फंक्शन तो कॉमन होगा, लेकिन जो आपका साइज है वो सिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है, शेप आपकी सिमिलर भी हो सकती है, डिसिमिलर भी हो सकती है। यहां पर हमारा एक जो मेजर पॉइंट था ये क्लियर हो जाता है। अब अगर आप देखें कि प्लांट के अंदर टिश्यूज होते कितने डिफरेंट टाइप के हैं, देन दैट इज अ मेजर कंसर्न जो कि हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर समझना होता है। अगर आप देखेंगे टिश्यूज तो ये या तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब ऐसे टिश्यूज which are having the capability to divide, the tissues which are having capability to divide यानी कंटिन्यूअस डिवीजन करते रहते हैं और प्लांट की लेंथ और गर्थ बढ़ाते रहते हैं, ऐसे टिश्यूज को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाम ही है मेरिस्टम, मेरिस्टम का काम ही होता है डिवाइड करते रहना और प्लांट के अंदर नए नए सेल्स ऐड करते रहना। जैसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने एक टिपिकल प्लांट की रूट का स्ट्रक्चर देखा था, वहां पर अगर आप देखेंगे दिस इज द रूट पार्ट, यहां पर टिप पे जो सबसे ज्यादा एक्टिव सेल थे इनको आप क्या कह रहे थे, ये कौन सा रीजन था, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। भाई ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी था ना, तो यहां पर आपके सेल्स डिवाइड कर रहे थे, इसे आप क्या कह रहे थे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसके ऊपर जो था आपका रीजन, यहां पर सेल्स बड़े हो रहे थे, यानी इसे आप क्या कह रहे थे भैया, रीजन ऑफ इलोंगेशन। एंड इसके ऊपर अगर आप और रीजन देखें और बढ़िया तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहां पर आकर के सेल्स जो थे क्या हो रहे थे, मैच्योर हो रहे थे। और इस रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर टिप पे क्या प्रेजेंट थी भैया, आपकी प्रेजेंट थी रूट कैप विच वाज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आपके दो काम कर रही थी। एक तो ये प्रोटेक्शन का काम कर रही थी, दूसरा ये रूट को जमीन में और डीपली पेनिट्रेट करने में हेल्प करती है, यानी इट मेक्स द वे थ्रू द सॉइल। ठीक है, तो ये आपका जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी था ये रूट के टिप पे प्रेजेंट है, इस रीजन पे प्रेजेंट है ना, तो इसे क्या कहते हैं, एपेक्स पे प्रेजेंट है। तो यहां पर जो आपका एपिकल मेरिस्टम पाया जाएगा उसे आप क्या बोलेंगे, रूट की एपेक्स पे मेरिस्टेमेटिक सेल पाए जा रहे हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम इसे आप बोलेंगे। सिमिलरली शूट की एपेक्स पर भी सेम तरीके के सेल्स पाए जा सकते हैं, उसे आप शूट एपिकल मेरिस्टम बोल देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्राइमरी टिश्यूज जो है जिनमें कैपेबिलिटी होती है डिवीजन की, ठीक है, ये कितने टाइप के होंगे, प्राइमरी मेरिस्टम यानी जो लेंथ बढ़ाएंगे प्लांट की, यानी प्राइमरी लेंथ बढ़ाएंगे। ठीक है, प्राइमरी का मतलब होता है लेंथ बढ़ रही है, सेकेंडरी मतलब चौड़ाई बढ़ रही है, गर्थ बढ़ रही है। तो प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं आपके प्राइमरी मेरिस्टम, जिसमें आपके दो प्रकार के मेरिस्टम है, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट के टिप पे शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट के टिप पे रूट एपिकल मेरिस्टम। बीच में कुछ सेल्स आपके पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। बीच वालों को हम बोल देंगे इंटर कैलरी मेरिस्टम। जैसा आपने देखा होगा कि एक घास है ना, उस घास को कोई हर्बीवोर आया और उसने खा लिया, जैसे कोई गाय आई उन्होंने खा लिया। ठीक है, तो घास जो थी उसका शूट एपिकल मेरिस्टम तो गया भाई, शूट के टिप पे शूट एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है, घास का ऊपर वाला पार्ट तो गाय सबसे पहले खाएगी, तो शूट एपिकल मेरिस्टम तो गया, लेकिन फिर भी घास दोबारा से अपने आप को रीग्रो कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसके बीच बीच में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के पैचेस प्रेजेंट है, जिसे क्या कहा जाता है, इंटर कैलरी। इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में, कैलरी यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बीच में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बीच बीच में आपके इंटर कैलरी मेरिस्टम पाए जाते हैं जो कि उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टम जो है ये क्या करती है भैया, सेकेंडरी ग्रोथ कराती है, यानी ये आपकी प्लांट की गर्थ बढ़ाएगी, चौड़ाई बढ़ाएगी। इसमें क्या आते हैं, आपके कैम्बियम्स आते हैं, चाहे आपका वस्कुलर कैम्बियम हो, चाहे आपका कॉर्क कैम्बियम हो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो। एक वर्ड याद कर लो, सारे के सारे कैम्बियम आपके सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेंगे अगर वो एक्टिव हैं तो ये तो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, जहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम आप लोगों ने देख लिया। ये सेल्स लगातार डिवाइड करते रहते हैं। आफ्टर डिवीजन इतने सारे सेल्स बनते हैं, उसमें से कुछ क्या होते हैं, परमानेंट हो जाते हैं।
वो अपना एक काम धंधा पकड़ते हैं और डिफरेंशिएट हो जाते हैं। सो परमानेंट टिश्यूज जो है ये क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, अपना काम धंधा करने लगते हैं। अब ये परमानेंट टिश्यूज जो है या तो सिंपल हो सकते हैं, यानी एक जैसे सेल्स मिलकर के कुछ काम स्टार्ट कर देते हैं, सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल यहां पर प्रेजेंट है, या ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हो जाएंगे, यानी मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यहां पर मिलकर एक टिश्यू बना रहे होंगे। जैसे कि अगर आप देखें सिंपल टिश्यू दैट कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप, जैसे आपका क्या हो जाएगा यहां पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड योर स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जो है इसके तीन मेजर काम होते हैं। पैरेन्काइमा मतलब ये प्लांट का ज्यादातर जो पार्ट है वो तैयार करेगा। मेन काम क्या है इसके, एस फॉर सिंथेसिस यानी फोटोसिंथेटिक होते हैं, एस फॉर स्टोरेज यानी फूड बना रहे हैं तो फूड भैया स्टोर भी करेंगे, एंड एस फॉर सिक्रीशन यानी आपका सिक्रीट करके फूड को दूसरी जगह भी भेज सकते हैं और ऑर्गन्स तक भी भेज सकते हैं। सिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन इनका मेन काम है। और इनकी जो सेल वॉल है पैरेन्काइमा की, नॉर्मल प्लांट की जो सेल वॉल होती है वही है, यानी सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल यहां पर पाई जाएगी। इनकी सेल वॉल जो है किसकी बनेगी भैया, सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल यहां पर पाई जाएगी। यहां पर अगर आप देखेंगे सेकंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, तो ये है आपके कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा का काम क्या होता है दोस्त, कोलेन्काइमा का काम होता है थोड़ी सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो ये कहां कहां स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आपके यंग जो हरे भरे पार्ट होते हैं ना, जैसे एक प्लांट है और उसकी हरी स्टेम है, वो हर्बेशियस है ना, तो वो जब लहलहा रहा है तो वो स्टेम टूटे ना, तो हर्बेशियस प्लांट की स्टेम यानी यंग स्टेम और लीफ का जो पेटियोल है यानी लीफ की जो डंडी है जो लीफ को फड़फड़ाने के लिए हेल्प करती है, उस डंडी पे यानी पेटियोल पे भी क्या है आपका कोलेन्काइमा पाया जाता है। यहां पर आपकी सेल वॉल सेल्यूलोज की तो होती है, लेकिन सेल्यूलोज के साथ साथ इसमें क्या है अलग से हेमीसेल्यूलोज प्लस पेक्टोज या हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन यहां पर पाया जाता है। तो ये हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं। एक अगर सेल है आपका पॉलीगोनल, अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं, तो लेट्स से एक हेक्सागोनल सेल है तो उसके कॉर्नर्स पर थिकनिंग पाई जाएगी जो कि किसकी रहेगी, आपकी हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की रहेगी। तो अगर सेल्स के कॉर्नर बहुत थिक है तो उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा। अगर दो सेल आसपास आते हैं तो उनके बीच में स्पेस नहीं रहेगा, लेकिन यहां पर पैरेन्काइमा के सेल थोड़े गोल मटोल होते हैं तो उनमें थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देन थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या है मेरे भाई, स्क्लेरेन्काइमा ऐसे प्रकार के सेल्स हैं जिनमें लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है। और लिग्निन क्या कर देता है भैया, लिग्निन आपका सेल को मैच्योरिटी पे डेड बना देता है। तो देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। अब एक तो नाम से ही आ जाएगा स्क्लेरन, तो एक तो स्क्लेरिड कहलाएगा सेल, स्क्लेरन से स्क्लेरिड। एक आपका फाइबर, तो फाइबर आपको पता है मैच्योरिटी पे डेड होते हैं, एंड फाइबर जो है इनके ऊपर थिक वॉल्स लगी रहती हैं। दे आर हाईली रेजिस्टेंट, दे आर हाईली ड्यूरेबल, क्योंकि फाइबर की तो रस्सी वगैरह बनती है जो पैराशूट्स तक को खींच सकती है, और रस्सी के जितने भी आप काम देखते हैं दे आर मेंट फॉर स्ट्रेंथ, है ना। तो वो स्ट्रेंथ किसकी वजह से आती है, लिग्निन की वजह से आती है। तो बहुत टफ जो पार्ट है आपको प्लांट का वो यूजुअली कैसा देखने को मिलेगा, स्क्लेरेन्काइमा का देखने को मिलेगा। अगर आप देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पहला हमने देखा जाइलम, जिसमें क्या क्या पाया जा रहा है, पैरेन्काइमा, फाइबर, ट्रैकीड एंड वेसल। सिमिलरली अगर आप फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम में क्या है, आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा है, आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा है, आपका फ्लोएम फाइबर है जिसको बास्ट फाइबर भी बोलते हैं, जो कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट होता है ना। इसको बास्ट लिख देते हैं, आगे पढ़ेंगे तो आपको काम आएगा, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा क्रोटोलेरिया जेंशिया का, है ना, सनहेम्प का फाइबर है, जूट है, फ्लेक्स है, ये जो फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं जो मार्केट में बिकते हैं, दैट इज बेसिकली योर बास्ट फाइबर। देन यहां पर ट्रैकीड और वेसल हैं पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि जाइलम इज बेसिकली मेंट फॉर पानी का ट्रांसपोर्ट। जो आपका फ्लोएम है यहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, कंपेनियन सेल्स, एंड सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट की यानी एंजियोस्पर्म की। अगर आप जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो उनमें कुछ चीजें कम होती हैं। अगर आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म की बात, तो जिम्नोस्पर्म में यहां पर आप जानेंगे कि वेसल्स एब्सेंट होती हैं, यानी वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म ओनली। इससे पहले के जितने भी प्लांट हैं वहां पर वेसल का पाया जाना बहुत मुश्किल है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे
तो कंपेनियन सेल जो है ये आपके जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते, इसकी जगह क्या पाए जाते हैं, आपके एल्ब्यूमिनस सेल, जो कि थोड़े लेस डेवलप्ड रहते हैं, एल्ब्यूमिनस सेल। ठीक है, और सीव ट्यूब जो है मेरे बंधु, सीव ट्यूब ना पाए जाकर क्या पाए जाएंगे, आपके छोटे छोटे सीव सेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो एल्ब्यूमिनस सेल पाया जाएगा कंपेनियन सेल की जगह पर, सीव सेल पाया जाएगा सीव ट्यूब की जगह पर, और सिर्फ ये 3 पार्ट पाए जाएंगे जाइलम में, वेसल एब्सेंट रहेंगी। ये तीनों पॉइंट्स जो है किससे रिलेटेड है मेरे भाई, ये तीनों पॉइंट्स किससे रिलेटेड है, एक बार लिख लो, ये तीनों पॉइंट्स आपके जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड हैं। तो आपको कोई बोले एक ऐसा प्लांट है जिसमें एल्ब्यूमिनस सेल मिल रहे हैं, बताइए वो जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म, बहुत प्यार से बता दो भैया वो जिम्नोस्पर्म है, क्योंकि हमारे एंजियोस्पर्म तो कॉम्प्लेक्स है, उनके अंदर तो क्या मिलेगा, डायरेक्टली आपको एल्ब्यूमिनस सेल ना मिलकर के कंपेनियन सेल मिलेगा। तो ये तीनों पॉइंट आपके किसके हो गए, तीनों पॉइंट आपके हो गए जिम्नोस्पर्म के। ये तीनों आपके क्या हो गए, जिम्नोस्पर्म के पॉइंट्स हो गए। ठीक है, कि वेसल जो है आपके एब्सेंट रहेगी, इसमें एल्ब्यूमिनस सेल और सीव सेल पाए जाएंगे, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब नहीं पाए जाएंगे। तो यहां पे आई गेस वी हैव डन मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इन कमिंग स्लाइड्स ऑल्सो। कमिंग स्लाइड्स का भी ज्यादातर जो काम है वो आपने यहां पे कर लिया है। अब थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी चीजों को हम लोग कवर करते हुए चल पड़ेंगे, है ना, क्योंकि ज्यादातर बातें हमें ऑलरेडी पता होंगी। देखते हैं भाई कितनी बातें हमें पता है। मेरिस्टम जो है वो एक स्पेशलाइज्ड रीजन है जहां पर सेल डिवीजन होती है। तो 2 प्रकार के मेरिस्टम है, प्राइमरी मेरिस्टम जो प्राइमरी लेंथ बढ़ाएंगे, और लेंथ तो डे 1 से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है दोस्त। अगर आपने एक बीज बो दिया है जमीन के अंदर और उसकी छोटी सी आपकी हरी डंडी भी आपको दिखने लगी है, अगर अंकुरित भी हो गया है वो, तो हाइट तो बढ़ी ना मेरे भाई, तो वो डे 1 पे होना जानता है लेंथ का इंक्रीज। तो इन्हें हम कहते हैं कि भाई अर्ली इन लाइफ आते हैं, क्योंकि डे 1 से आपकी क्या हो रही है, आपकी प्राइमरी प्लांट बॉडी बन रही है, इनिशियल प्लांट बॉडी बन रही है। ठीक है, एंड सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टम, अब नाम क्या है, लेटरल मेरिस्टम। लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल डायरेक्शन में, चारों ओर, यानी कि प्लांट की गर्थ बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है। तो प्लांट पहले लंबाई में बढ़ता है, देन उसकी वुडी बार्क आपको देखने को मिलती है, वुडी स्टेम, मोटी स्टेम आपको देखने को मिलती है, तो वो जो है आपकी लेटर इन लाइफ आएगी। तो लेटरल मेरिस्टम जो है ये आपकी मैच्योर रीजन्स में देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी मेरिस्टम की कहानी। प्राइमरी मेरिस्टम में 2 मेरिस्टम आई, एक तो एपिकल मेरिस्टम जो कि एपेक्स पे है, समझ लो ये एक प्लांट है, तो प्लांट की रूट का जो एपिकल पार्ट है इस पे होगा रूट एपिकल मेरिस्टम, और सबसे डिस्टेंट जो आपका शूट पार्ट है इस पे होगा शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, तो यहां पर ये प्राइमरी टिश्यू बनाएंगे और टिप्स ऑफ रूट एंड शूट पे पाए जाएंगे, इसीलिए कहा गया रूट एपिकल यानी रूट के एपेक्स पे, शूट एपिकल यानी शूट के एपेक्स पे। तो शूट एपिकल मेरिस्टम जो है ये डिस्टेंट मोस्ट रीजन पे पाया जाएगा ऑफ द स्टेम एक्सिस। यहां पर आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा एक एनसीईआरटी के अंदर कि लीफ प्राइमोर्डिया भी आ रही है ऊपर, तो यहां पर होना चाहिए शूट एपिकल मेरिस्टम, तो नहीं, आपको एक्सिस देखनी है। क्या बोला है, डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। एक्सिस बनाओ, एक एक्सिस बनाओगे तो ये वाला जो पार्ट है ये एक्सिस के ऊपर नहीं है, एक्सिस तो आपकी यहां है ना, ऐसे। तो डिस्टेंट मोस्ट पार्ट ऑफ द एक्सिस पे आपको शूट एपिकल मेरिस्टम देखने को मिलेगा। रूट एपिकल मेरिस्टम टिप ऑफ रूट पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर मिल रहा है। इंटर कैलरी मेरिस्टम, इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में, मैच्योर्ड आपके रीजन्स के बीच में। तो मैच्योर टिश्यू के बीच में आपको क्या मिलेगा, इंटर कैलरी मेरिस्टम देखने को मिलेगा। ग्रासेस में ये पाया जाता है, जैसा मैंने आपको समझाया था, अगर किसी एनिमल ने ग्रास को खा लिया है तो ऊपर का स्टेम एपिकल मेरिस्टम तो गया या शूट एपिकल मेरिस्टम तो गया, तो ग्रास दोबारा से कैसे ग्रो करती है, बीच बीच में कुछ टिश्यू के पैचेस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पैचेस छूट गए हैं जो दोबारा से चीजों को रीग्रो करने में हेल्प करते हैं। सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम क्या है, ये आपका मैच्योर रीजन में मिलेगा, जब आपका प्लांट एडवांस होगा और वुडी एक्सिस वहां पर देखने को मिलेगी, मोटी लकड़ी का तना जब आपका बनेगा तो आपका सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम काम आएगा। इनको सिलेंड्रिकल मेरिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि जब प्लांट ग्रो करता है तो आपका सिलेंडर लाइक जो तना है वो डेवलप होता है। ठीक है, अब यहां पर सारे कैम्बियम आ गए, जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था। जो सेकेंडरी मेरिस्टम है इसके एग्जांपल होंगे कैम्बियम, इंट्रावेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, वस्कुलर कैम्बियम और आपका कॉर कैम्बियम, कुछ भी लिख लो। तो इसमें फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम हो गया, इंटरफेसिकुलर हो गया, कॉर्क कैम्बियम आपका हो गया। ठीक है, एंड ये आपके सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं, यानी ये आपका किसी भी प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ये बात हमें पहले से पता थी।
तो ये स्लाइड हमारे लिए बहुत आसान थी समझना, क्योंकि इसको हम पहले से ही थोड़ा बहुत देख चुके थे। एंड सिमिलरली आगे आने वाली ये जो स्लाइड है, इसमें भी काफी सारे पॉइंट्स हमें पहले से पता है, कुछ नए पॉइंट्स को हमें रिविजिट करना है। जैसे देखिए, परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? ये वो टिश्यूज है जिन्होंने अपनी डिवाइड करने की क्षमता को लूज कर दिया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे, उन्होंने डिवाइड कर करके बहुत सारे सेल्स बनाए, और उनमें से कई सेल्स थे उन्होंने अलग अलग काम ले लिया। भाई मैं सिक्रीशन करूंगा, जाओ आप सिक्रीशन करो, मैं सिंथेसिस करूंगा, आप सिंथेसिस करो, मैं स्टोरेज करूंगा, आप स्टोरेज करो, मैं प्रोटेक्शन करूंगा, आप प्रोटेक्शन करो। आपने अलग अलग काम ले लिया, आप स्पेसिफाइड हो गए उस काम के लिए, और हर काम के लिए सेल की एक शेप होना जरूरी है। जैसे कोई बोलता है कोई सेल कि मैं नया नया बना हूं दोस्त, मुझे ना वाटर ट्रांसपोर्ट करना है, यानी मुझे जाइलम का एक पार्ट बनना है, और वाटर ट्रांसपोर्ट में डायरेक्टली हेल्प करनी है, यानी पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनना है, तो वो सेल कैसा हो जाएगा? पतला और लंबा हो जाएगा। तभी वो आपका ऐसे प्लांट की हेल्प करेगा पानी को ऊपर ले जाने में। कोई सेल ऐसा बोलता है कि मुझे तो फूड स्टोर करना है, तो भैया आप गोल मटोल हो जाओ, बड़े हो जाओ, क्योंकि तभी आपके अंदर ज्यादा फूड आ पाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट कि आपके सेल को बनना कैसा है, क्या काम करना है, उस हिसाब से उसकी शेप एंड साइज डिटरमाइन हो जाएगी। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जिन्होंने अपने डिवीजन के पावर को लॉस कर दिया है, या तो टेम्परेरीली या परमानेंटली। ये बात जो है बहुत ही ज्यादा गंभीर है दोस्त। टेम्परेरीली मतलब कई बार कुछ परमानेंट सेल्स के अंदर कैपेबिलिटी बच जाती है दोबारा मेरिस्टेमेटिक बनने की, लेकिन ज्यादातर सेल्स इसे लूज कर देते हैं। यानी ज्यादातर जो सेल्स हैं, मोस्टली जो सेल्स हैं, वो दोबारा एक्टिव डिवीजन शो नहीं करते, लेकिन सम ऑफ द सेल्स कैन टेम्परेरीली डिवाइड। जैसे आप आज के लेक्चर में ही पढ़ोगे कि कुछ सेल्स हैं, सेल्स ऑफ मेड्यूलरी रे। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आता है ना, जब प्लांट की गर्थ बढ़ाने का टाइम आता है, तो मेड्यूलरी रे के जो सेल्स हैं वो एक्टिव कैम्बियम बना लेते हैं, वो आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाने में हेल्प कर देते हैं, यानी वो दोबारा से मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। तो कुछ परमानेंट सेल्स दोबारा से मेरिस्टेमेटिक हो सकते हैं, ज्यादातर अपना काम धंधा करते रहते हैं लाइफ भर। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये सेल्स हैं, जब ये डिफरेंशिएट करेंगे, एक पर्टिकुलर काम धंधा पकड़ेंगे, उसके बाद ये सारी चीजें होने लग पड़ेंगे। पैरेन्काइमा सेल्स, कोलेनकाइमा सेल्स और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स एक टाइप के थे, है ना। जैसे अगर पैरेन्काइमा का एक सेल गोल मटोल है, राउंड है, तो बचे हुए भी मोर और लेस आपके राउंड ही देखने को मिलेंगे, है ना। वो भी आपके मोर और लेस एक जैसे देखने को मिलेंगे, यानी आइसो डायमेट्रिक होंगे। आइसो मतलब सेम, डायमेट्रिक मतलब डायमीटर, एक जैसी शेप के होंगे, राइट। तो यहां पर एक जैसे सेल्स हैं, तो इन्हें सिंपल परमानेंट टिश्यू बोला। और मल्टीपल सेल्स मिलकर के कुछ बना रहे हैं, देन आप क्या बोलोगे उन्हें? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जैसे जाइलम और फ्लोएम, जो हम अगली स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए, पैरेन्काइमा जो है ये आपके प्लांट का मेजर कंपोनेंट बनाते हैं, क्योंकि प्लांट में ज्यादातर सेल्स क्या है? हरे भरे ही हैं, तो मेजर कंपोनेंट ये बनाते हैं। अब इनके सेल्स जो है दे आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, यानी किसी भी शेप के हो, आपके राउंड हो, ओवल हो, या आपके आइसोडायमेट्रिक होंगे, एक जैसे होंगे दिखने में। इनकी जो सेल वॉल है ये थिन होगी और सेल्यूलोज की बनी होगी, इस पे कोई हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन या लिग्निन की जो है डिपोजिशन नहीं होगी। सेल्स आर इधर क्लोजली पैक्ड, हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, या तो सेल एकदम कॉम्प्लेक्स वे में प्रेजेंट होंगे, है ना, या थोड़ा बहुत आप यहां पे अगर देखोगे, अलग कलर से हमें बनाना पड़ेगा, अगर आप यहां पर देखोगे तो एक छोटा सा स्पेस बच गया है ना, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर स्पेस। तो छोटा सा इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है, और कई बार सेल बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड हो तो हो सकता है छोटा सा भी इंटरसेलुलर स्पेस ना बचे, दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। फंक्शन क्या है? मैंने आपको बताया था S3, फोटोसिंथेसिस, यानी S फॉर सिंथेसिस, S फॉर स्टोरेज, S फॉर सिक्रीशन। खाना बनाएगा, स्टोर करेगा, बाहर भेज देगा। ठीक है। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा की खास बात क्या थी? यहां सेल्यूलोज के साथ साथ हेमीसेल्यूलोज और पेक्टोज की थिकनिंग्स थी कॉर्नर्स के ऊपर, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस एकदम खत्म हो रहा था, एंड ये आपका क्या कर रही थी? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही थी टू यंग स्टेम एज वेल एज पेटियोल ऑफ लीफ, यानी जो फड़फड़ाने वाली चीजें हैं उनको ये क्या करती है? नॉर्मली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो अकर्स इन लेयर बिलो एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट प्लांट। आज आप डाइकॉट और मोनोकॉट की भी स्टडी करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा डाइकॉट के प्लांट के एपिडर्मिस के नीचे, यानी अपर जो लेयर है उसके नीचे के लेयर्स में काफी बार कोलेनकाइमा देखने को मिलती है। ठीक है। इनके जो सेल्स हैं इनके थिकेंड कॉर्नर्स हैं, और ये थिकेंड कॉर्नर किस वजह से है? सेल्यूलोज तो पाया जाता ही है, यहां पर हेमी सेल्यूलोज और पेक्टोज यानी पेक्टिन भी पाया जाता है, और क्योंकि इनके कॉर्नर्स एकदम थिक है,
राइट। ऐसे अगर आप बनाओगे, इनके कॉर्नर्स अगर एकदम थिक हैं तो मल्टीपल सेल्स जो हैं उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। यहां पर अगर आप देखेंगे, मैं थिक कॉर्नर बना देता हूं, अगर ये आपके थिक कॉर्नर है ना, तो बिल्कुल भी सेल्स के बीच में क्या नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग इंटरसेल्युलर स्पेस। और ये थिकनिंग बनी किस चीज की है दोस्त? ये थिकनिंग बनी है आपकी हेमीसेल्युलोज और पेक्टोज की। मेजरली सेल्युलोज तो पहले से यहां पर प्रेजेंट था ही, है ना। ठीक है, तो इंटरसेलुलर स्पेस आपका एब्सेंट है। लॉजिक हमें पहले पता लग गया है, तो ये पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। अब फड़फड़ाती हुई चीजों को थोड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट देगा है किसको? यंग स्टेम को। यंग स्टेम जो हवा के सहारे हिलती रहती है, प्लस पेटियोल ऑफ लीफ, यानी लीफ की जो डंडी जो पत्ती को हिलाती रहती है, उनको ये कॉलेनकाइमा क्या देगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। अब स्क्लेरेनकाइमा है, यहां पर लॉन्ग और नैरो सेल होते हैं, पतले और लंबे। क्यों? क्योंकि क्या बनाएंगे? फाइबर बनाएंगे। फाइबर कैसा होता है? ऐसा होता है, बाल जैसा होता है। तो इसका बहुत पतला सा ल्यूमन होता है। ये जो बीच में व्हाइट कलर का आपको कैविटी दिखाई दे रही है, बहुत पतला सा ल्यूमन है। और बाहर क्या है? आपकी थिक वॉल है, बहुत थिक वॉल है। अंदर क्या है? पतला सा आपका ल्यूमन पाया जा रहा है। और ये थिक वॉल है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? आपका लिग्निन की डिपोजिशन है। तो दे आर लिग्निफाइड। लिग्निफाइड मतलब लिग्निन की डिपोजिशन है सेल वॉल के ऊपर। और न्यूमरस पिट्स है ना, यानी कुछ छोटे छोटे से आपके क्या है? बीच में पिट बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं बाहर और अंदर के। दे आर कॉल्ड एज पिट्स। छोटे छोटे छेद हैं इनके ऊपर, जिन्हें पिट कहा गया है। यूजुअली ये सेल्स क्या होते हैं? डेड होते हैं विदाउट प्रोटोप्लास्ट, यानी इन सेल्स के अंदर का प्रोटोप्लाज्म टाइम के साथ खत्म हो जाता है। तो व्हेन दे आर यंग, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म रहता है, दे आर लिविंग। बट व्हेन दे आर मैच्योर्ड, प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है और लिग्निन की डिपोजिशन बढ़ जाती है, जिस वजह से मर जाते हैं। लेकिन मर जाते हैं तो और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ये। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे आपके ऑर्गन्स को। ठीक है, तो दो तरीके के आपके स्क्लेरेनकाइमा पाए जा सकते हैं। पहले आपके लंबे लंबे फाइबर्स, और दूसरा आपके गोल मटोल स्क्लेरिड्स, है ना। स्क्लेरिड है ये, सेंटर पे आपका ल्यूमन है, और यहां पर क्या है? आपकी कई आपकी कैविटीज पाई जा रही है। ठीक है, जिनको हम पिट बोल रहे थे। तो यहां से ये छोटी छोटी पिट हमने दिखाई थी आपको। यहां पर भी क्या है? आपकी छोटी छोटी सी पिट आपको दिखाई दे रही। सेंटर पे क्या है भैया? आपका ल्यूमन है ना। और यहां पर आपकी थिक सेल वॉल है, डिपोजिशन है आपकी किसकी? लिग्निन की। ऑलराइट, डन। तो फाइबर्स क्या होंगे? स्क्लेरेनकाइमा जो है ये थिक वॉल्ड होगी। तो लिग्निन थिक वॉल बनाता है दोनों के अंदर ही, तो याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां पर भी देखोगे तो भी आपको थिक वॉल ही लिखोगे, है ना, थिक वॉल ही लिखा हुआ मिलेगा। हाईली थिकेंड। ठीक है, इलोंगेटेड होंगे और पॉइंटेड होंगे, लंबे हैं और एंड पे पॉइंट है, टेपर्ड एंड से पॉइंटेड है। और ये आपके ग्रुप में पाए जाते हैं। जैसे एक बाल नहीं होता ना, ऐसे बचपन में कार्टून आता था हागे मारू, उसके पिताजी के 3 ही बाल थे, 2 साइड में एक बीच में, है ना। उसकी मूंछ थी पूरी एकदम बढ़िया, चार्ली चैपलिन जैसी, लेकिन उसके बाल 3 थे। तो ऐसा नहीं होता ना यूजुअली कि हमने 3 ही बाल रखे हुए, दिखेगा ही नहीं किसी को एक बाल रखा हुआ है। तो यहां पर गुच्छा होता है ना हमारा, देखो बालों का कितना सजा हुआ सिर है सबका ही। ऑलराइट, तो यहां पर ग्रुप्स में ये पाए जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा जो है ये पतला और लंबा ना होकर के, स्क्लेरिड वाला जो स्क्लेरेनकाइमा है गोल मटोल है, स्फेरिकल है और ओवल है। अगर इसको ऊपर से देखोगे तो, अगर इसको लंबाई में देखोगे तो एक ऐसा है, ऊपर से सर्कुलर दिखाई दे रहा है ना। वैसे सिलेंड्रिकल है, ऊपर से देखोगे तो सिर्फ सर्कल दिखाई देगा, एक ही पार्ट दिखाई देगा। वैसे इट इज सिलेंड्रिकल। हाईली थिक और डेड सेल यहां पर भी होंगे विद नैरो कैविटी, दैट इज ल्यूमन। बहुत छोटी सी नैरो कैविटी है ल्यूमन। और कहां कहां पाए जाएंगे आपके स्क्लेरिड फाइबर जो है? ये तो आपके हर कमर्शियल फाइबर जो है वो इसका एग्जांपल हो सकता है। जैसे कि आपके बास्ट फाइबर्स हो गए, आपका जूट हो गया, फ्लेक्स हो गया, सनहेम्प हो गया, एवरीथिंग। बट जो आपका स्क्लेरिड है कहां पाया जाएगा? आपका फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। नट जो है जो बहुत टफ होते हैं, उनकी फ्रूट वॉल के ऊपर, उनको टफनेस कौन दे रहा है? स्क्लेरिड। आपका गवावा, पियर और सपोटा जैसे फ्रूट्स के पल्प के अंदर, गवावा, पियर, सपोटा क्या हो गया आपका? जीपीएस। जीपीएस के अंदर पाया जाएगा। इन द सीड कोट ऑफ लेग्यूम, ठीक है, सीड कोट ऑफ लेग्यूम एंड इन द लीव्स ऑफ टी। तो एक छोटी सी ट्रिक है दोस्त, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है ना। अभी आज तारीख देख लो भाई, क्या है? 7-8 जनवरी, है ना। तो आप क्या चाहते हो सर्दी में? मस्त एकदम एक चाय मिल जाए,
एक गर्म चाय की प्याली हो, है ना, एक कोट पहन के आराम से बैठो भाई, और साथ में जीपीएस इंटरनेट से कनेक्ट कर लो इसे, और इंटरनेट पे आराम से चिल कर रहे हो आप लोग, कोई मूवी देख रहे हो या फिर कोई वीडियोस देख रहे हो या नॉर्मली बैठ के सर्फिंग कर रहे हो, जीपीएस मिल जाए भाई, चाय मिल जाए यानी लीव्स ऑफ टी, और कोट मिल जाए बढ़िया, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स। इन जगह आपको क्या देखने को मिलता है, आपका स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलता है। जो लहलहाती स्टेम और पत्तियां हैं वहां आपको कॉलनकाइमा देखने को मिलेगा, और बचे हुए जो मेजर सेल्स हैं आपके प्लांट्स के, उन मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स में पैरेनकाइमा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बात करते हो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, नाउ दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप बात करते हो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें हेट्रोजीनियस टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के सेल्स आकर के कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, आपका जाइलम, विच इज फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहां पर जाइलम जो है और फ्लोएम जो है, ये दोनों के दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यू कहलाते हैं, जो कि यहां पर एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के। तो आप जाइलम भी पढ़ोगे यहां पे एंड फ्लोएम भी पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम लोग जाइलम के बारे में देख लेते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल, रूट से आपका वाटर एंड मिनरल लेके जाना प्लांट के हर पार्ट तक, यानी स्टेम्स और लीव्स तक। पहला जो इसका पार्ट है यह आपका ट्रैकिड, और दूसरा जो है वो है आपका वेसल, और यही दोनों आपके मेन पार्ट हैं जो वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ट्रैकिड भी आपका कैसा है, इलोंगेटेड है, लंबा सा है, और वेसल, वेसल का मतलब क्या है ना, वेसल का तो आपको मतलब पता है, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक इलोंगेटेड वेसल है जिससे पानी आपका ऊपर तक जाएगा, और काफी सारे वेसल एलिमेंट एक के बाद एक लगे हुए रहेंगे। जस्ट फॉर रेफरेंस कि 1 फुट की एक वेसल है और 50 फीट का एक प्लांट है, तो 1 फुट की वेसल है, उसके ऊपर एक और 1 फुट की वेसल, एक और 1 फुट की वेसल, एक और 1 फुट की वेसल, एंड 50 वेसल्स आपके पूरे प्लांट को कवर कर देंगी। तो इस हिसाब से जो वेसल एलिमेंट्स हैं वो आपके कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे के साथ। तो ट्रैकिड क्या होते हैं, इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक, जैसा हमने बताया ये मेन वाटर कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक रहेंगे विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल। लिग्निफाइड वॉल यानी कैसे होंगे, थोड़ा स्क्लेरेनकाइमा का इसमें टच आ रहा है, एंड टेपरिंग एंड्स। अब आपका लिग्निफाइड वॉल है तो 2 तरीके के थे आपके स्क्लेरेनकाइमा, या तो फाइबर या आपके स्क्लेरेट। तो यहां पर ये क्या है, इलोंगेटेड है, और इसके एंड जो है वो आपके थोड़े से कंपैरेटिवली क्या रहेंगे, पतले रहेंगे, है ना। इस तरीके से जो चीजें हैं वो आपकी रहेंगी। तो इफ दे आर लिग्निफाइड, तो मैच्योरिटी पर क्या ये डेड हो जाएंगे, बिल्कुल डेड हो जाएंगे। तो क्या ट्रैकिड मैच्योरिटी पर डेड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये जो आपका ट्रैकिड है ये अलग अलग प्रकार की थिकनिंग्स भी अपने ऊपर लगा सकता है लिग्निन की, ऐसे रिंग लाइक थिकनिंग्स हो सकती हैं, है ना, ऐसे डायरेक्ट थिकनिंग्स भी होते हैं, रिंग लाइक हो सकती हैं, आपकी लिग्निन के छोटे छोटे धब्बे बने हुए हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वेसल जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर। जैसा मैंने आपको बताया, अगर 50 फीट का एक प्लांट है तो 50 वेसल मेंबर आके लग जाएंगे 1-1 फीट के। ये भी आपके लिग्निफाइड होंगे, और इसकी एक सेंट्रल कैविटी होगी, यानी ये आपका एक्चुअल में कैसा रहेगा, ट्यूब लाइक रहेगा, है ना, ये आपका ट्यूब लाइक रहेगा। ये आपका एक वेसल मेंबर है, इसके ऊपर एक और वेसल मेंबर ऐड होगा विद टाइम, इसके नीचे एक और वेसल मेंबर ऐड होगा विद टाइम, ठीक है। तो लिग्निफाइड वॉल्स है एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी है जिसके अंदर से वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। इसके आपके क्लोज्ड एंड नहीं है ट्रैकिड की तरह, क्योंकि इसके अंदर से ऑनेस्टली वाटर जा रहा है। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जाइलम फाइबर। फाइबर क्या होते हैं, फाइबर आपके स्क्लेरेनकाइमा के बने हुए रहते हैं, तो थिक वॉल रहती है इनके ऊपर, किसकी, लिग्निन की थिक वॉल रहती है, बिल्कुल रहती है। एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन्स होते हैं। भाई फाइबर है तो ये आपका सेंट्रल ल्यूमन हो गया, और इसके साइड में क्या थी, ऑब्लिटरेशंस पाई जा रही थी ना, यानी ये क्या था, बीच बीच में आपका थोड़ा सा इसमें क्या पाई जा रही थी, पिट्स पाई जा रही थी। तो ऑब्लिटरेशन आ रही है ना, बीच बीच में गैप्स आ रहे हैं, ठीक है। दीज में भी इधर सेप्टेट और एसेप्टेट, यानी एक जो फाइबर है ये एसेप्टेट भी हो सकता है, इसमें कोई सेप्टा नहीं है। जबकि आप अगर देखें तो एक फाइबर ऐसा हो सकता है जिसको आप सेप्टा वॉल से डिवाइड करो, यानी इसको बीच बीच में से आप काट भी सकते हो। ये एक सेप्टा है, तो ये एक फाइबर का पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, है ना।
ऐसे करके 4 पार्ट आपके बन गए। तो इट कुड बी सेप्टेट, इट कुड बी एसेप्टेट। जाइलम पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा आपके लिविंग सेल्स होते हैं क्योंकि सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है पेरेनकाइमा में, तो आपको पता है थिन वॉल्ड होंगे, और ये थिन वॉल किसकी होगी, सेल्यूलोज की होगी। ये बात तो पेरेनकाइमा में हमने पहले ही पढ़ ली, ठीक है। पेरेनकाइमा का मेन काम क्या था, फूड मटेरियल की स्टोरेज करना, जैसे स्टार्च है, फैट है, एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टेनिन्स। और इसके अलावा भी आपके पेरेनकाइमा के क्या काम थे, स्टोरेज एंड सिक्रीशन, तो वो भी ये यहां पर कर सकता है। तो 4 मेजर बातें थी, लेकिन इनमें से मेन जो पढ़ना होता है और जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज बेसिकली ट्रैकिड एंड वेसल। ट्रैकिड जो है आपका इलोंगेटेड है, बट इसके एंड जो है वो आपके टेपर्ड है, और यहां पर रिंग फॉर्मेट में या धब्बे की फॉर्मेट में आपके क्या हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर लिग्निन की डिपोजिशन हो सकती है। जो वेसल है वो लंबी है, ट्यूब लाइक, एंड अलग अलग वेसल एलिमेंट्स जोड़ करके एक लंबी कंप्लीट वेसल बना सकते हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी। दैट इज ऑल्सो लिग्निफाइड, क्योंकि डेड एलिमेंट्स के अंदर से वाटर पास कराना थोड़ा ज्यादा इजी है। समझ लो यार कि एक आदमी है जो करप्ट है, ठीक है, जिसको पैसे खाने की बहुत आदत है, तो आप उसको क्या बोलोगे, भैया ये लो मेरे 50 लाख रुपए, आगे उनको दे देना, मिस्टर एक्स को दे देना। तो किस मतलब क्या गारंटी है कि वो 50 लाख रुपए एक्स को दे देगा? हो सकता है 20 लाख रुपए रास्ते में खा जाए। और आप क्या बोलोगे, आपको तो पहले से उसकी फितरत का अंदाजा था, आप अगर उसके पास गए हो पैसे देने तो आप बेवकूफ हो ना फिर, है ना। तो ऐसे ही हम जब लिविंग सेल्स को पानी देंगे तो देयर इज अ हाई प्रोपेंसिटी कि लिविंग सेल तो खुद पानी यूज कर लेगा, बिकॉज उसका सेल तो खुद 70% पानी है, वो तो खुद मेटाबॉलिज्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर आप लिविंग सेल्स के थ्रू पानी भेजोगे तो लिविंग सेल्स ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ना पानी ज्यादातर। तो ऊपर अगर 100% पानी पहुंचना चाहिए था, 30% ही पहुंच रहा है, इसीलिए हम डेड सेल्स रखते हैं कि झंझट ही खत्म, इनको कुछ करना नहीं है पानी का, अपना सारा ऊपर पहुंचा देंगे। लेट्स से एक आदमी को पैसे खाने का शौक है ना, वो रिश्वतखोर है, लेकिन उसको किताबों से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं अगर बोलूं यार ये लो एक बुक मेरे पड़ोसी तक पहुंचा देना प्लीज, मैं ना किसी काम से गांव जा रहा हूं और पड़ोसी के गेट पे ताला लगा हुआ है, जैसे ही वो आए उनको दे देना। अब बुक का तो वो क्या ही करेगा, तो वो अपने आराम से पड़ोसी को पहुंचा देगा, क्योंकि उसका इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। सिमिलरली अब ये जो डेड एलिमेंट्स है इनका पर्सनल इंटरेस्ट पानी में है नहीं, ये आगे पहुंचा देंगे। तो मेन चीज है आपका ट्रैकिड एंड वेसल, ये आपको यहां पर बात समझनी रहती है, ठीक है। अब देखो ट्रैकिड और वेसल जो है ये मेन है आपके वाटर ट्रांसपोर्टिंग के अंदर, ये बात हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस, है ना, जैसे ये एक वेसल मेंबर है और इसके ऊपर या इसके नीचे एक और वेसल मेंबर अटैच है, तो यहां पर क्या होंगे, कुछ छेद होंगे, यहां पर कुछ छेद होंगे, और वो ऊपर नीचे वाली वेसल मेंबर से भी कनेक्टेड होंगे। तो इस छेद से पानी आया, मैं नीचे की साइड मूव करा रहा हूं फॉर एन एग्जाम्पल, वैसे पानी नीचे से ऊपर की साइड जाता है बट आपको समझाने के लिए, यहां से पानी आया, इस छेद से इस वेसल मेंबर के अंदर घुस गया, यहां पे एक छेद होगा जिससे पानी बाहर निकलेगा, यहां पे एक छेद होगा जिससे वो अंदर आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी हिसाब से यहां पे एक छेद होगा जिससे बाहर निकलेगा, और अगले वेसल मेंबर में एक छेद होगा जहां से वो अंदर घुस जाएगा। तो इसे परफोरेशन प्लेट कहते हैं, परफोरेशन का मतलब छेद होना, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं होती, मैंने आपको बता दिया था पहले ही इन द फर्स्ट स्लाइड, और मैंने आपको यह भी बता दिया था दोस्त कि आपका जब हम फ्लोएम की बात करेंगे तो आपका कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल होगा, आपका सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स होंगे इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, वो बात भी हमें पहले से पता है, ठीक है। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर कैसे होगी, रे पेरेनकाइमेटस सेल से होगी। यानी अब पानी को आप ऊपर से नीचे तो लेके जाओगे, सॉरी नीचे से ऊपर तो लेके जाओगे, है ना, इसको यार करेक्ट ही कर लेते हैं अदरवाइज आपको भी कंफ्यूजन होगी, है ना, क्योंकि पानी नीचे से ऊपर ही जाता है तो उसी डायरेक्शन में बना लेते हैं, ठीक है। अब पानी जो है क्या कर रहा है, पानी आपका मूव कर रहा है परफोरेशन प्लेट्स के थ्रू, आपका कहां जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है ना। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके वेसल मेंबर्स हो गए, वेसल मेंबर्स हो गए, है ना। तो ये तो आपका नीचे से ऊपर पहुंचा रहे पानी को, लेकिन एक स्टेम है बहुत मोटी, उसके बाकी पार्ट्स को भी पानी चाहिए, तो आप नीचे से ऊपर तो पहुंचा रहे हो, यानी इस डायरेक्शन में तो पहुंचा रहे हो, इस डायरेक्शन में कौन पहुंचाएगा, देयर आर रे पेरेनकाइमेटस सेल, यानी कुछ सेल्स हैं जो ऐसे बने हुए हैं रे की तरह, जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं चारों ओर, ऐसे एक सेंट्रल पार्ट से रेज निकलती हैं पेरेनकाइमेटस सेल्स की,
वो आराम से चारों ओर थोड़ा थोड़ा पानी ले जा करके उस पूरी स्टेम को सस्टेन करवाती रहती है, इसीलिए इनका नाम है रे पैरेन्काइमेटस सेल। ठीक है, अब प्राइमरी जाइलम जो इनिशियली बनेंगे आपके प्राइमरी प्लांट बॉडी के अंदर, यानी नए नए स्टेम के अंदर, नए नए रूट के अंदर, ये प्राइमरी जाइलम दो प्रकार के हैं। प्रोटोजाइलम जो प्राइमरी में भी फर्स्ट बनेगा, ठीक है, और मेटाजाइलम जो प्राइमरी जाइलम में थोड़ा बाद में बनेगा। यानी प्राइमरी जाइलम में भी दो तरीके के जाइलम है, प्रोटो जो बाय डिफॉल्ट नाम के हिसाब से पहले बना, मेटा जो बाद में बना। अब इनकी अरेंजमेंट कैसी है? इनकी अरेंजमेंट है दो टाइप की, एंडार्च और एक्सार्च। एंडार्च मतलब प्रोटोजाइलम सेंटर पे प्रेजेंट है, जैसे ये एक प्लांट की स्टेम है समझ लो, ये इसका सेंटर है, यहां जाइलम लगा हुआ है, तो प्रोटोजाइलम आपका सेंटर पे, मेटाजाइलम आपका पेरिफेरी पे, है ना। एक और बना लेते हैं, यहां पर सेंटर के पास ये है, प्रोटोजाइलम आपका सेंटर पे, मेटाजाइलम पेरिफेरी पे। ये वाली जो आपकी अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को क्या बोल दिया मेरे भाई? एंडार्च बोल दिया। और याद करने की सिंपल ट्रिक है, एंडार्च है ना, एंडार्च में क्या आ रहा है? डी, एसटीडी पीसीओ पहले कॉल करते थे ना, एसटीडी पे से, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। तो स्टेम जो है इसके अंदर डी फॉर एंडार्च अरेंजमेंट आपकी पाई जाती है। तो याद कैसे करोगे? स्टेम के अंदर एंडार्च अरेंजमेंट पाई जाती है। एक्सार्च में उल्टा है, प्रोटोजाइलम आपका पेरिफेरी की तरफ है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है। यहां पर देखोगे रूट में पाया जाता है। आप सब लोगों का सपना है कि हम डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनोगे तो आप जो प्रेस्क्रिप्शन स्लिप लिखोगे उसके ऊपर हमेशा एक मार्क बना होता है, एक सिंबल बना होता है कॉल्ड RX। ठीक है, आर फॉर क्या? आपका रूट, और एक्स का मतलब क्या हो गया? एक्सार्च। एक्सार्च का एक्स, आर का क्या है? रूट। ठीक है, तो रूट में आपका एक्सार्च अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, एसटीडी स्टेम में आपको एंडार्च अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन आपका बनता है 4 नंबर के अंदर, और एक सिंपल ट्रिक से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भैया फ्लोएम की। ठीक है, फ्लोएम जो है ये फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और इसके भी आपके 4 पार्ट थे। ठीक है, इसमें सबसे पहले पैरेन्काइमा और फाइबर जो है इसको खत्म कर लेते हैं, बिकॉज हम जाइलम में ऑलरेडी पैरेन्काइमा और फाइबर देख चुके हैं, तो इट इज मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम लोग यहां पे यूनिक एलिमेंट्स को देखेंगे, दैट इज सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड योर कंपेनियन सेल। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स है, जिनका डेंस साइटोप्लाज्म है। ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं फूड मटेरियल। जैसे आपका जाइलम के अंदर ये फूड मटेरियल स्टोर कर रहे थे, स्टार्च, फैट और रेजिन भी एक्स्ट्रा स्टोर कर रहे थे। यहां पर भी क्या है आपका? स्टार्च वगैरह के साथ साथ रेजिन्स, लेटेक्स, म्यूसिलेज, ये सब आपका स्टोर हो रहा है। ठीक है, दे आर एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। ज्यादातर मोनोकॉट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। डाइकॉट के अंदर ये प्रेजेंट मिलेगा। फ्लोएम फाइबर को हम लोग क्या कह रहे थे? बास्ट फाइबर, ये हमने पहली स्लाइड पे ही डिस्कशन कर ली थी। और फाइबर जो है बाय डिफॉल्ट कैसे हैं? फाइबर और स्क्लेरेट तो आपके स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए हैं। अगर स्क्लेरेन्काइमा के हैं तो ये आपके कैसे होंगे? निडल लाइक होंगे। फाइबर जो है आपके पतले और लंबे होंगे, यानी पॉइंटेड होंगे, इलोंगेटेड होंगे यानी लंबे होंगे, अनब्रांच होंगे, दो मुंहे नहीं होंगे, एकदम सीधे सीधे होंगे। दे आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, है ना, प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं। प्राइमरी फ्लोएम में फाइबर नहीं बनते, बाद में आपके सेकेंडरी फ्लोएम में फाइबर्स आते हैं। थिक सेल वॉल होगी, किसकी सेल वॉल होगी? आपकी लिग्निन की डिपोजिशन वाली सेल वॉल होगी, तो थिक ही रहती है। ये हम लिग्निन को पढ़ते टाइम ही डिस्कस कर चुके थे। तो ये बेसिक बात है, इसमें कुछ बहुत नया नहीं है। 2 पॉइंट्स आपको याद करने हैं जिनको हम लोगों ने मार्क किया है, ये भी आपको आगे समझ में आ जाएंगे। जब हम मोनोकॉट पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा, वहां पे फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता है ना। यहां पे अगर आप देखेंगे प्राइमरी फ्लोएम, इसमें फाइबर्स नहीं होते। मेन थिंग इज सीव ट्यूब एलिमेंट्स। जैसे आपके वेसल मेंबर्स थे ना, वैसे यहां पर क्या है? सीव ट्यूब है। जैसे वेसल मेंबर थे जो जुड़ जुड़कर एक कंप्लीट वेसल बना रहे थे, ऐसे आपके सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं। ये एक एलिमेंट है सीव ट्यूब का, अगला वाला भी एक सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये भी एक सीव ट्यूब एलिमेंट है। मिल करके क्या बनाते हैं? कंप्लीट सीव ट्यूब बनाते हैं। सिमिलरली यहां पर किसी चीज को ऊपर से नीचे आना है ना, फूड बना आपका लीफ में, इसे रूट की साइड आना है, तो यहां पर भी परफोरेशन होंगी जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी। इन छेदों के थ्रू आपका खाने का सामान जो है क्या हो सकता है? पास हो सकता है। तो यहां पर भी आपकी परफोरेटेड प्लेट्स देखने को मिलती हैं। तो सीव ट्यूब क्या है? लॉन्ग है और ट्यूब लाइक है, तभी नाम इसका ट्यूब रखा। दे आर अरेंज लॉन्गिट्यूडिनली, लंबाई में ये आपके प्रेजेंट हैं क्योंकि ऊपर से नीचे चीजों को लेके आएंगे। दे आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स।
ये कंपेनियन सेल के साथ एसोसिएटेड क्यों होते हैं? क्योंकि सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो हैं दे लैक न्यूक्लियस। याद रखना भैया, इनमें खुद का न्यूक्लियस नहीं रहता, लेकिन न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गिविंग द कमांड। न्यूक्लियस नहीं तो सारी की सारी कमांड निकलती हैं कि हमें जिंदगी में उखाड़ना क्या है ना। तो यहां पर क्या होते हैं, आपके कंपेनियन सेल पाए जाते हैं, इनके सहारे कमांड जो है सीव ट्यूब एलिमेंट्स में जाती रहती है। ये आपका बताते रहेंगे इसे कि भैया करना क्या है लाइफ में, है ना। तो इनके भी साइड में कनेक्शंस होते हैं जिससे आपके न्यूक्लियस का केमिकल सिग्नल जो है वो सीव ट्यूब में जाता रहे, ठीक है। एंड वॉल्स जो है, ये वाली वॉल्स, ये भी आपकी परफोरेटेड रहेंगी, जैसा हमने बताया जाइलम की वेसल एलिमेंट्स की तरह। कंपेनियन सेल क्या है? ये आपके स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमा है। ये लिविंग सेल है क्योंकि इनके अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये स्पेशल पैरेनकाइमेटस सेल है। ये क्या करते हैं? एक तो अपने न्यूक्लियस से कमांड देते हैं आपके सीव ट्यूब सेल को, और दूसरा ये मेंटेन करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। यार एक जगह से दूसरी जगह अगर आपके पानी को या किसी भी केमिकल को जाना है तो उन्हें ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है। जैसे समझ लो ये एक लाइन है, इस साइड में आपके किसी पर्टिकुलर केमिकल के 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और इस साइड सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। नेचर क्या कहता है? नेचर कहता है द थिंग्स शुड मूव नेचुरली फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहां पे 6 है, यहां पे 2 है, तो ये फ्लो कब रुकेगा? 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2, जब दोनों जगह बराबर हो जाएंगे, यानी 8/2 = 4 है ना। यानी यहां से अगर ये 2 उठ करके यहां चले गए तो यहां भी 4 मॉलिक्यूल्स, यहां भी 4 मॉलिक्यूल बराबर हो गया, तो अब कोई खासी मूवमेंट नहीं होगी, राइट। तो यहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना इज रियली इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ट्रांसफर होता रहे तो मैं चाहूंगा कि डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहे, एंड दिस कंपेनियन सेल्स यूज टू मेक दैट डिफरेंस। काफी बार वो चाहते हैं कि यार नीचे वाला जो पार्ट है ना, यहां पर भी टक्कर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और यहां पर भी, तो मूवमेंट तो होगी ही नहीं अगर मॉलिक्यूल बराबर है तो यहां पे मॉलिक्यूल्स कम करने के लिए कंपेनियन सेल थोड़े मॉलिक्यूल खुद के अंदर खींच लेगा, जिससे सीव ट्यूब में मॉलिक्यूल्स कम हो जाए एंड हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चीजें मूव कर जाएंगी। तो ये दिमाग लगाता है प्लांट और काफी सारी चीजों को इस हिसाब से केटर करता है, ठीक है। जैसे आपका प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम प्रेजेंट था, वैसे आपका प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम भी पाया जा सकता है, राइट। इनकी भी अरेंजमेंट थोड़ी उसी टाइप की होती है। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टिश्यू सिस्टम। तो हम अपने हाथों से बनाकर देखते हैं कि टिश्यू सिस्टम आखिर होता क्या है। एक जनरल प्लांट की अगर हम बात करें, देन व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज दैट विल बी फाउंड इन दैट पर्टिकुलर प्लांट। अगर आप देखें मेरे दोस्त, टिश्यू सिस्टम क्या है ना, अलग अलग टाइप के टिश्यूज जो प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर, वो सारे मिलकर के टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। और कितने अलग अलग प्रकार के टिश्यूज हैं? लेट्स राइट देम डाउन। सबसे पहले टाइप का जो टिश्यू है वो है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सेकेंड टाइप का जो टिश्यू है वो है आपका वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एंड थर्ड टाइप का जो आपका टिश्यू है वो है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब आप देखोगे कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर रहती है एक पर्टिकुलर प्लांट की, जो उसे कवरिंग प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, आउटर कवर आप बोल दो एक प्लांट का, वो क्या होती है? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, है ना। तो एपिडर्मिस जो है वो यूजुअली आपके रूट पे पाई जाएगी, आपके स्टेम पे पाई जाएगी एपिडर्मिस, है ना। लीफ के ऊपर भी आपकी पाई जाएगी। तो ये जो है आपकी सबसे बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस। अगर आप देखेंगे एक लीफ की एपिडर्मिस को, तो उसके ऊपर स्टोमेटा भी आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे, प्लस आपका ट्रांसपिरेशन कराएंगे, पानी को भी इवेपोरेट करके बाहर निकालेंगे। प्लस अगर आप देखो आप एपिडर्मिस ऑफ रूट, तो रूट पे एपिडर्मिस से क्या निकल रहे होते हैं? रूट हेयर निकल रहे होते हैं। प्लस अगर आप स्टेम के अंदर देखो तो स्टेम हेयर निकल रहे होते हैं कई स्टेम्स के अंदर, जिन्हें हम प्यार से क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स कहते हैं। तो ये ट्राइकोम्स, रूट हेयर, स्टोमेटा और एपिडर्मिस आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर बनाते हैं। When it comes to vascular tissue system, तो vascular tissue system में तो आपकी दो ही चीजें आती हैं जो कि हमने अभी डिटेल में पढ़ ली हैं, जिसका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। यही आपका vascular tissue system बनाएंगे, जाइलम फ्लोएम। और अदर देन दीज टू थिंग्स,
जाइलम एंड फ्लोएम और एपिडर्मिस को छोड़ करके जो भी चीजें दुनियादारी में बची, वो रेस्ट लेफ्ट जो टिश्यूज हैं वो सारे के सारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। रेस्ट लेफ्ट टिश्यूज आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक प्लांट का आप डायग्राम बनाना चाहो तो आप डायग्राम बना लो यार, है ना। लेट्स से एक प्लांट की रूट है, तो एक प्लांट की रूट को हमने काटा और उसका हम ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं। देखो, ये एक प्लांट की रूट थी, ब्राउन कलर से बना लेते हैं जैसी रूट होती है। ये एक प्लांट की रूट है, इस प्लांट की रूट को मैंने ऐसे काटा, एक प्लांट की रूट थी, मैंने ऐसे काटा और मैं इसे ऊपर से देख रहा हूं तो एक गोल स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देगा। इसको मैं इलेबोरेट करके यहां पर क्या कर रहा हूं, दिखा रहा हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, ये देखो मेरे भाई, आपका एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस में आपका सिंगल सेल का लेयर होता है, एक जैसे आपके सेल्स पाए जाते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं। अब ये काफी बार जो एपिडर्मिस का सिंगल सेल है ये आपका ग्रो करेगा इस हिसाब से और क्या बना लेगा, एपिडर्मल हेयर बना लेगा, जिसे हम कहते हैं रूट हेयर, क्योंकि रूट की बात हो रही है ना, रूट हेयर बना लेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, एपिडर्मिस हो गई। इसमें मान लो यार एक और रूट हेयर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका सबसे बाहर का लेयर हो गया कॉल्ड एपिडर्मिस। अंदर क्या है, एपिडर्मिस के नीचे, एपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब डर्मा यानी लेयर, इसके नीचे जो आपके सेल्स पाए जाएंगे इन्हें आप क्या बोलोगे, हाइपोडर्मिस, है ना। हाइपो मतलब नीचे वाला लेयर। ये मल्टीपल लेयर जो है आपकी हाइपोडर्मिस की पाई जाती है। ये आपकी हाइपोडर्मिस हो गई। मल्टीपल लेयर हम लोग बनाते हैं तो हम लोग 2 लेयर बना लेते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस। ठीक है, अब यहां पर देखिए हाइपोडर्मिस हो गई, है ना। देन कॉर्टेक्स भी पाई जा सकती है। समझ लो हम पूरा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना। वैसे इतनी डिफरेंशिएशन रूट में होती नहीं है, बट मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि जैसे एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस हो गई, फिर कॉर्टिकल लेयर पाई जा सकती है आपकी, ये भी मल्टीपल लेयर्स हो सकती है। तो एक सुंदर डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, तो इसमें काफी सारी चीजों को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, है ना। मैं यहीं पे आपको ऐसी चीजें बता दूंगा जो सेकेंडरी ग्रोथ में भी आप लोगों को पढ़नी है एंड काफी जगह पे पढ़नी है। तो आपको यहीं पे चीजें क्लियर होती हुई चली जाएंगी, आपको कई चीजों के नाम ऑलरेडी याद हो चुके होंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, कॉर्टेक्स है। अब कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। ठीक है, जैसे एपिडर्मिस बाहर वाली, एंडोडर्मिस अंदर वाली, ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस के अंदर जो लेयर पाई जाती है दैट्स कॉल्ड एज पेरीसाइकल। ठीक है, यहां पर आपका जाइलम एंड फ्लोएम भी पाए जाते हैं, यानी वस्कुलर टिश्यू आपके पाए जाते हैं। जाइलम यूजुअली आपका सेंटर पे होता है, सेंटर की तरफ, फ्लोएम आपका बाहर की तरफ रहता है। और इस वस्कुलर टिश्यू को सराउंड करेगा कौन, इस वस्कुलर टिश्यू को सराउंड करेंगे आपके सेल्स ऑफ पेरीसाइकल, सेल्स ऑफ पेरीसाइकल। ठीक है, तो ये पेरीसाइकल के सेल्स हमने बना दिए, मल्टीपल लेयर्स। गॉट इट। एंड इसके नीचे हम लोगों ने क्या बना दिया, सेंट्रल पार्ट बना दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं। सेंटर पे जो सेल पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज पिथ। ठीक है, अब देखो यार, यहां पर इसको हम लेबल कर लेते हैं कौन कौन सा पार्ट क्या है। अब दिस इज कॉल्ड एज हेयर, है ना। रूट और स्टेम की हम बात नहीं करेंगे, यूजुअली यही सारी लेयर्स देखने को मिलती हैं, बट हमने थोड़ा ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है क्योंकि मैं आपको कॉर्टेक्स का डिफरेंशिएशन भी यहीं पर बता रहा हूं, इसलिए सिर्फ हेयर लिख देते हैं। ये क्या है मेरे भाई, आपकी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस है। ठीक है, ये वाला पूरा जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये वाला पूरा पार्ट है इसको हम कंप्लीटली कॉर्टेक्स बोलते हैं, लेकिन ये कॉर्टेक्स अलग अलग पार्ट्स में बाइफरकेटेड भी हो सकता है। जैसे कि इसको हम लोगों ने क्या बोला, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। इसको हम लोगों ने क्या बोला, मेन कॉर्टिकल लेयर, कॉर्टिकल लेयर्स। इसको हम लोगों ने क्या बोला, एंडोडर्मिस,
इसको हम लोगों ने बोला एंडोडर्मिस, इसको हम लोगों ने क्या बोला, पेरिसाइकिल, इसको हम लोगों ने क्या बोला, जाइलम एंड फ्लोएम को वस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम कंबाइन होकर के जब एक बंडल बनाते हैं इसको हम लोगों ने क्या बोला, वस्कुलर बंडल। और इसको हम लोगों ने क्या बोला, सेंटर पे पिथ, सेंट्रल पार्ट को हमने बोला पिथ। ठीक है भाई, यहां पर हमने इसको बोला पिथ। नाउ दिस हेयर एंड एपिडर्मिस फॉर्म द पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, पहले डिस्कशन हो गई थी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ये बनाएगा और ये यूनिसेलुलर, एक ही सेल से आपका रूट हेयर बनता है, तो रूट हेयर यूजुअली यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, हाइपोडर्मिस जो है, कॉर्टिकल लेयर जो है, और एंडोडर्मिस जो कि सबसे अंदर वाली लेयर है आपकी कॉर्टेक्स की, इस पूरे को मिलाकर के क्या बोलोगे, कॉर्टेक्स बोल दो, इस पूरे को मिला के कॉर्टेक्स बोलोगे। एंडोडर्मिस इज द इंटरनल लेयर ऑफ कॉर्टेक्स ओनली। ठीक है, देन अगर आप देखोगे यहां पर तो आपका पेरिसाइकिल है, देन वस्कुलर बंडल है, वस्कुलर बंडल क्या हो गया, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो गया, एंड यहां पर आपका पिथ है, तो पिथ और पेरिसाइकिल मिला करके, पिथ मिला लिया, पेरिसाइकिल मिला लिया, और ये आपका कॉर्टेक्स मिला लिया, ये मिलजुल कर क्या बनाता है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यानी वस्कुलर बंडल को छोड़ के और ऊपर वाले एपिडर्मिस को छोड़ के बीच का जो भी पार्ट बचा है वो सारा का सारा आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहलाता है। एंडोडर्मिस के अंदर का जो भी रीजन है, एंडोडर्मिस के अंदर का जो भी रीजन है पिथ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस के अंदर के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। यह भी टर्म आपको आगे देखने को मिलेगी। और यहां पे आपको कुछ और बातें मैं बताना चाहूंगा, अच्छी अच्छी बातें मैं बताना चाहूंगा, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आए कि चीजें कैसे काम करती हैं, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। बहुत आसान तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन अच्छे से समझना। ठीक है, यहां पे जो जाइलम और फ्लोएम है, इनके बीच में मैंने एक लेयर बनाई है, ये लेयर है कैम्बियम की लेयर। ठीक है, जो कि आपका सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगी। लेकिन ये कैम्बियम की लेयर है, इनके बीच में तो गैप है, ये यहां पे लेयर है, यहां पे लेयर है, इसके बीच में तो कोई लेयर है नहीं। तो यहां के जो सेल्स है ना, यहां के जो सेल्स है ये आपके क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे, एंड ये एक लेयर बना देंगे कंप्लीट, है ना। तो ये जो सेल्स है इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी रे। ये रे के फॉर्मेट में निकले हुए हैं ना, किरणों के फॉर्मेट में निकले हुए हैं, है ना। यहां भी आपको देखोगे, यहां भी आप देखोगे तो आपको रे देखने को मिलेगी, जैसे यहां भी आपको रे के फॉर्मेट में सेल मिलेंगे, यहां भी आपको रे के फॉर्मेट में सेल मिलेंगे। तो ये क्या करेंगे, मेरिस्टेमेटिक होते जाएंगे और एक कंप्लीट रिंग आपकी बनाते रहेंगे, ऑलराइट, और सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको समझना था। ठीक है, इसको हम आगे और भी देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर, बट आई गेस दिस इज इनफ। यहां पर आपको जितनी चीजें समझनी है इन द टिश्यू सिस्टम वो आप समझ चुके होंगे, और आप देखेंगे चीजें काफी ज्यादा रिपीट भी हो रही हैं। देखिए दोस्त, टिश्यू सिस्टम क्या है, इन हायर प्लांट आपका डिवीजन ऑफ लेबर की बहुत जरूरत होती है, इसलिए 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम आपके डिजाइन किए जाते हैं। पहला आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मिस आपकी आउटर लेयर है, तो ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग काम कर सकता है, जैसे कि प्रोटेक्शन का काम तो करेगा ही, आउटर लेयर है, तो एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है, क्योंकि रूट हेयर यहां पर जो है एपिडर्मिस का ही पार्ट है, तो रूट हेयर एब्जॉर्प्शन करेंगे, एक्सक्रीशन चीजें बाहर निकाल सकता है, गैसियस एक्सचेंज जो लीफ में स्टोमेटा करेगा, है ना। रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा जो है उनके ऊपर क्यूटिकल की अगर लेयर है तो वो ट्रांसपायर होने से रोकेंगे पानी को, एंड सिक्रीशन चीजों को सिक्रीट भी कर सकते हैं ये, जैसे कि आपका स्टेम का जो ट्राइकोम है दैट कुड बी सिक्रीटरी ऑल्सो, वो अलग अलग चीजें सिक्रीट कर सकता है। तो यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में 4 चीजें हैं। एक तो आपका एपिडर्मिस लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर है, इलोंगेटेड आपका कंपैक्टली अरेंज सेल से मिलकर बना है, और सिंगल लेयर होगा। यहां पे आप डायग्राम देख लो, आपके इलोंगेटेड सेल है ऐसे, है ना, सिंगल लेयर है, और इस सिंगल लेयर ऑफ सेल से कंपैक्टली पैक सेल के लेयर से क्या बना हुआ है, आपका एपिडर्मिस बना हुआ है। चीजें साक्षात क्लियर है। रूट हेयर जो है ये यूनिसेलुलर है, क्योंकि आपका यूनिसेलुलर आपका ये एपिडर्मिस का सेल था, और इसी से आपका क्या बन रहा था, रूट हेयर बन रहा था। दे आर यूनिसेलुलर, एंड ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है आपका रूट का। स्टोमेटा अगर आप देखें तो कहां पाए जाएंगे, आपके लीफ पे पाए जाएंगे, एपिडर्मिस ऑफ लीफ पे। तो ये ट्रांसपिरेशन रेगुलेट करते हैं, यानी कि पानी का भाप बन के उड़ जाना, वेपर के फॉर्म में उड़ जाना, एंड गैसियस एक्सचेंज कि कब आपका CO2 लेना है या ऑक्सीजन लेना है, या कब इन्हें बाहर छोड़ना है। ठीक है,
तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप सेल्स जिन्हें गार्ड सेल कहा जाता है, जो कि स्टोमेटल पोर को कवर करते हैं। तो हम अभी अगर देखना चाहें स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ तो हम अभी भी देख सकते हैं या हम आगे भी समझ सकते हैं। तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपका स्टोमेटा दिखता कैसा है। ठीक है, स्टोमेटा जो है एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट में आपके ये 2 बीन शेप या किडनी शेप सेल्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम प्यार से कहते हैं गार्ड सेल्स। इन्हें हम प्यार से क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो पोर है, ये पोर है आपका स्टोमेटल अपर्चर या स्टोमेटल पोर, इसे हम प्यार से स्टोमा भी बुलाते हैं। ठीक है, ये आपका स्टोमेटा हो गया। ये जो है आपका क्या हो गए, गार्ड सेल्स हो गए, गार्ड सेल्स हो गए। ये जो गार्ड सेल्स है, इनके अंदर वाली जो वॉल है ना दोस्त, ये वाली कंपैरेटिवली थिक वॉल होती है। ये आपकी कंपैरेटिवली थिक वॉल होती है, जबकि बाहर वाले जो लेयर है आपकी पतली वॉल होती है। प्लस यहां पे कुछ आपके फाइबर्स लगे रहते हैं जो इस हिसाब से अरेंज रहते हैं, जो इन गार्ड सेल्स को मोटा या पतला कर सके। इन्हें लंबा या छोटा नहीं करना है, तो इस हिसाब से नहीं अरेंज सेल्स, है ना, क्योंकि इनकी लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ानी, हमें फ्लेक्सिबिलिटी हमें इस डायरेक्शन में चाहिए। इन्हें लंबा या छोटा नहीं करना, हमें इन्हें मोटा या पतला करना है। तो जब ये पतले होंगे तो आपका ये जो पोर है ये बंद हो जाएगा, यानी स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड, और जब ये मोटे होंगे तो स्टोमेटल पोर विल बी ओपन। ठीक है, इनके साइड में कुछ आपके सेल्स होते हैं, आपके एपिडर्मल सेल्स, जो मॉडिफाई हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, आपका सब्सिडियरी सेल्स बना लेते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं कि भैया आपके सब्सिडियरी सेल्स बनके तैयार हो चुके हैं, राइट, सब्सिडियरी सेल्स बनके तैयार हो चुके हैं। और ये पूरा का पूरा जो अपरेटस है, इसे स्टोमेटल अपर्चर कहा जाता है। स्टोमेटा, उसके सराउंडिंग गार्ड सेल्स एंड आपका सब्सिडियरी सेल मिलकर के क्या कहलाते हैं, स्टोमेटल अपर्चर या अपरेटस। ठीक है, अब यहां पर ये डाइकॉट प्लांट की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपके किडनी शेप या बीन शेप गार्ड सेल पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट में आपका डम्बबेल शेप जो है क्या मिलेंगे, गार्ड सेल पाए जाएंगे इन केस ऑफ मोनोकॉट। ये भी पूछा जाता है, आपका अच्छा खासा डिफरेंस है ये आपका मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर। ठीक है दोस्त, ऑल राइट। तो यहां पर ये वाली बात हमारी क्लियर हो चुकी है कि स्टोमेटा क्या क्या करता है। ट्राइकोम, ये आपके एपिडर्मल हेयर हैं लेकिन स्टेम के, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, रूट की तरह यूनिसेलुलर नहीं होते। ये अनब्रांच था, अगर आप देखो रूट वाला रूट हेयर, ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, कई बार प्रोटेक्शन के लिए स्टिफ भी हो सकते हैं। एंड दे कैन इवन बी सिक्रीटरी। हमने क्या बोला था, जो एपिडर्मस के सेल्स है सिक्रीशन भी कर सकते हैं, तब मैंने आपको बताया था ट्राइकोम कैन बी सिक्रीटरी ऑल्सो। सब्सिडियरी सेल अगर आप देखेंगे, काफी एपिडर्मल सेल्स जो हैं स्पेशलाइज हो जाते हैं। ये वाले जो सेल्स हैं ये आपके क्या हैं, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल्स बोल देते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट योर एपिडर्मल रूट सिस्टम। ठीक है, तो डम्बल शेप जो है आपको क्या देखने को मिलेंगे, गार्ड सेल्स देखने को मिलेंगे इन ग्रासेस और इन मोनोकॉट्स, है ना। गार्ड सेल जो है ये जब मोटे होंगे, जब इनके अंदर पानी भर जाएगा तो स्टोमेटल पोर खुल जाएगा, जब ये फ्लैसिड हो जाएंगे तो ये बंद हो जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। ट्राइकोम जो है ये आपका प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनकी टिप जो है उसका सरफेस एरिया कंपैरेटिवली कम रहता है। तो ये जो टिप है इसका सरफेस एरिया कंपैरेटिवली कम है, तो ये वाटर लॉस में वाटर की प्रिवेंशन करते हैं, वाटर लॉस रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अब आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या था कि भाई आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को छोड़ के और जाइलम फ्लोएम को छोड़ के दुनियादारी में जो कुछ बचा सब कुछ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। जैसे अगर आप देखेंगे तो एपिडर्मिस के नीचे क्या था, कॉर्टेक्स था, कॉर्टेक्स के नीचे क्या था आपका, पेरिसाइकिल था, फिर पिच था, और पेरिसाइकिल के बीच के कुछ सेल्स जो थे वो मेडुलरी रे के सेल्स थे। ये आपके सारे के सारे क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है आपका स्टेम में और रूट में। अगर लीफ में आप देखें तो ज्यादातर सेल्स क्या होते हैं, लीफ में अगर आप देखें तो ये आपका कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, ये सब तो पाया नहीं जाता, सिर्फ मेसोफिल सेल्स होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट
कंटेन करते हैं, तो मेसोफिल सेल लीफ का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है। जबकि अगर आप देखेंगे वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में तो जाइलम एंड फ्लोएम आपको देखने को मिलते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में तो हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि जाइलम और फ्लोएम कैसे दिखाई देते हैं, इनके कौन कौन से सेल्स हैं, जैसे जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकिड एंड वेसल। अगर आप बात करेंगे फ्लोएम की तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल्स एंड योर सीव ट्यूब आपको वहां पर देखने को मिली थी। लेकिन यहां पर वस्कुलर बंडल जो है, बंडल का मतलब क्या होता है? बंडल का मतलब होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। क्या होता है मेरे भाई वस्कुलर बंडल में? वस्कुलर बंडल या तो ओपन हो सकता है, ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ओपन मतलब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी? जब सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड टिश्यूज पाए जाएंगे, यानी आपके लेटरल मेरिस्टम पाए जाएंगे, यानी कैम्बियम पाया जाएगा। तो यहां पर क्या है? कैम्बियम जो है ये पाया जाएगा इन प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो डाइकॉट के अंदर ये पाया जाता है और कैम्बियम मोनोकॉट में नहीं पाया जाता। तो ये हम बनाकर देखेंगे, डोंट वरी। देन वस्कुलर बंडल जो है रेडियल हो सकते हैं। रेडियल मतलब डिफरेंट रेडियस पे। अब ये नाम थोड़ा सा मिसलीडिंग है तो इसको अच्छे से समझना है, डिफरेंट रेडियस पे। और कंजॉइंट मतलब जुड़े हुए हैं, यानी सेम रेडियस के ऊपर ये पाए जाएंगे। ठीक है, इनको मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं आपका क्लोज्ड वस्कुलर बंडल की। अगर आप देखोगे सेंटर पे आपका जाइलम पाया जाएगा, बाहर आपका फ्लोएम पाया जाएगा, कोई कैम्बियम यहां पर नहीं है, यानी लेयर नहीं है, सिर्फ बायफर्केशन है। तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड वस्कुलर बंडल। ओपन की अगर आप बात करें तो ये आपका जाइलम हो जाएगा सेंटर के ऊपर, ये आपका फ्लोएम हो जाएगा पेरीफेरी के ऊपर, एंड यहां पर आपका एक सेल की लेयर है जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं? कैम्बियम कहते हैं। कैम्बियम जो है आपका प्रेजेंट है, तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है, तो ओपन वस्कुलर बंडल इसे कहा जाएगा। आपका कहां होती है सेकेंडरी ग्रोथ? डाइकॉट में देखने को मिलती है और कुछ जिम्नोस्पर्म्स में भी देखने को मिलती है। लेकिन मोनोकॉट जो है इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो मोनोकॉट जो है ये आप देखोगे इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, अब देखो आपका वस्कुलर बंडल और कैसे हो सकते हैं। अगर समझ लो ये आपका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें आपके जाइलम फ्लोएम ऐसे प्रेजेंट है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। जो वस्कुलर बंडल हमने बनाया है वैसे प्रेजेंट, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, राइट? ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। अब देखो मेरे भाई, अगर आप सेंटर से रेडियस ड्रॉ करोगे तो क्या जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे आ रहे हैं? क्या जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे आ रहे हैं? क्या जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे आ रहे हैं? क्या जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे आ रहे हैं? यस, क्योंकि ये जॉइंट हैं, कंजॉइंट हैं, तो साथ में सेम रेडियस पे आएंगे। बट अगर आप देखो एक दूसरा केस, अगर आप देखो एक दूसरा केस, तो यहां पर ये समझ लो आपका जाइलम है, 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 और फ्लोएम आपका कैसा है? ये समझ लो आपका फ्लोएम है, ये समझ लो आपका फ्लोएम है, ये आपका फ्लोएम है, ये आपका फ्लोएम है। अब सेंटर पे से एक्सिस या रेडियस करो आप ड्रॉ। यहां पर क्या सिर्फ फ्लोएम आया एक रेडियस पे? सिर्फ फ्लोएम आया, सिर्फ फ्लोएम आया, सिर्फ फ्लोएम आया, यस। और दूसरा अगर आप रेडियस ड्रॉ करोगे तो क्या यहां पे सिर्फ जाइलम आया, सिर्फ जाइलम आया, सिर्फ जाइलम आया, सिर्फ जाइलम आया, यस। तो यहां पे क्या है? डिफरेंट रेडियस के ऊपर आपके जाइलम और फ्लोएम है। इस प्रकार के बंडल को क्या कहा जाता है? रेडियल वस्कुलर बंडल कहा जाता है। रेडियल वस्कुलर बंडल कहा जाता है। एक छोटी सी ट्रिक, आर फॉर रेडियल, आर फॉर आपका रूट, यानी जब भी आप रूट को बनाएंगे इस हिसाब के वस्कुलर बंडल आप लोग बनाएंगे। और बचे हुए जो है स्टेम और लीफ, उसके अंदर कंजॉइंट वस्कुलर बंडल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो रेडियल कहां मिले? रूट में, और कंजॉइंट कहां मिले? स्टेम्स में और लीफ में। सिंपल सिंपल याद कर लो, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट। बहुत सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भैया, अब आता है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट, एंड दिस सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। आपको डाइकॉट को समझना है, फिर आपको मोनोकॉट की चीजें अधिकतर समझ में आ जाएंगी, है ना?
तो यहां पर देखो डाइकॉट की रूट अगर हम लोग बनाए तो हम लोग साथ साथ ड्रॉ करते रहते हैं। एपिब्लेमा कहा जाता है किसको? आपका एपिडर्मिस को, ठीक है। और यूनिसेलुलर रूट हेयर वहां से निकले, यानी ये आपका क्या है? सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स है, यहां से कुछ रूट हेयर निकल रहे हैं, ये आपका क्या हो गया भैया? एपिब्लेमा हो गया, ठीक है। एंडोडर्मिस जो है, अब बीच में क्या होगा? इसके कॉर्टेक्स होगा, है ना। बीच में क्या होगा? नॉर्मल कॉर्टेक्स होगा, ये आपको देखने को मिला, है ना। मल्टीपल लेयर्स बना लेते हैं। ये आपका क्या हो गया? कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यार से? एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस कहते हैं। इस एंडोडर्मिस की एक खास बात है दोस्त, ये जो रूट के एंडोडर्मिस होती है ना, इस पे एक स्पेशल मटेरियल की थिकनिंग होती है, एक लेयर होती है, दैट इज फॉर्म्ड अप बाय सुबरिन। और सुबरिन एक वैक्सी सब्सटेंस है, तो ये पानी को एंटर नहीं करने देता, इट इज वैक्सी इन नेचर, ठीक है। और सुबरिन कोटेड इस पूरी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। यानी ये जो आपकी एंडोडर्मिस है, ये एक तरीके से कैस्पेरियन स्ट्रिप बन जाती है, जो पानी को, अगर आपका रूट हेयर से पानी आ रहा है तो उसको और अंदर नहीं आने देगी, तो वॉल्स के थ्रू ही पानी आपका अंदर जा सकता है, इन सेल्स को बीच में से क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। तो एंडोडर्मिस जो है सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल्स है। देखो बैरल शेप आपकी सेल्स है, जिसमें कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो इनकी टेंजेंशियल वॉल या रेडियल वॉल, यानी रेडियल वॉल ये वाली और टेंजेंशियल वॉल ये वाली, इन पे क्या लगा हुआ है? एक सब्सटेंस लगा हुआ है, किस चीज का? सुबरिन का। एक सब्सटेंस लगा हुआ है कॉल्ड सुबरिन, जिसकी वजह से इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। तो एंडोडर्मिस इन रूट बिहेव एज कैस्पेरियन स्ट्रिप। स्टील क्या है? हमने बताया था भैया जब डायग्राम बनाया था, एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यू हैं सारे के सारे स्टील कहलाते हैं। पिथ इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब दिखाई भी नहीं देती। कंजक्टिव टिश्यू क्या है? पेरेनकाइमेटस सेल विच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो अंदर हम जाइलम एंड फ्लोएम बनाएंगे, उसके बीच के जो टिश्यू है कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यू। और 2 से 4 जाइलम फ्लोएम पैचेस ही आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर देख लो, यहां पर देख लो अच्छे तरीके से, 2 से 4 ही आपको पैचेस देखने को मिलेंगे जाइलम फ्लोएम के। 1 2 3 4 आपको पैचेस देखने को मिले जाइलम फ्लोएम के। पिथ जो है आपकी बहुत छोटी है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है। इसके बाहर जो है आपके काफी सारे सेल्स के लेयर है, सबको एक एक करके देखते हैं। ये सिंगल लेयर है सेल्स की, जिसपे क्या है आपके? क्या लगे हुए हैं? रूट हेयर लगे हुए हैं। ये क्या हो गई भैया? आपकी एपिडर्मिस हो गई, जिसको प्यार से क्या बोला? एपिब्लेमा बोला है। हम लोग क्या कह रहे थे कि एपिब्लेमा नाम के लेयर है, बिल्कुल है। इसके अंदर कॉर्टेक्स के बहुत सारे सेल हैं और हरे भरे हैं, यानी पेरेनकाइमेटस सेल्स है। इतनी मोटी आपकी कॉर्टेक्स हो गई। कोई हाइपोडर्मिस के अंदर इसकी बाइफर्केशन नहीं है, इसे हमने कॉर्टेक्स बोल दिया, ठीक है। काफी सारे लेयर हो गए। अंदर की जो लेयर है आपकी, इसको हमने क्या बोला? बैरल शेप सेल्स है। देखो क्या बढ़िया इन्होंने क्लोज पैकिंग कर रखे, इसे हमने बोला एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की खास बात है, ये क्या बना रही है? आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप बना रही है। यानी ये जो सेल्स हैं कैसे हैं? आपके कवर्ड है बाय सुबरिन, ठीक है। अब यहां पर देखो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम किस हिसाब के होंगे? प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम किस हिसाब के होंगे? आप देख रहे हो डाइकॉट की रूट। रूट मतलब आर एक्स, एक्स का मतलब एक्सार्च होंगे, बिल्कुल एक्सार्च होंगे। देख लो चाहे यहां पर मैच करके एक्सार्च आपको देखने को मिलेगा। अगर स्टेम हम बना रहे होते तो ट्रिक क्या थी हमारी? एसटीडी। स्टेम के अंदर एंडार्च होंगे, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। गॉट इट? यहां पर और देखो, अब एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के अंदर ये वाले जो सेल हैं किसके हैं? पेरीसाइकिल के सेल है, पेरीसाइकिल के सेल है। ये आपके पेरीसाइकिल के सेल है, अंदर पिथ है और यहां पे वस्कुलर बंडल आपके मौजूद है। दिस इज अबाउट द डाइकॉट रूट। अब मोनोकॉट के अंदर देखो, मोनोकॉट में और डाइकॉट में डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिफरेंस देख लो। वहां पर आपको खूब सारे रूट हेयर दिखाई दे रहे हैं, यहां पे आप रूट हेयर देखोगे कंपैरेटिवली कम है। एपिडर्मिस की नेचर तो चेंज नहीं होने वाली। एपिडर्मिस तो आपका सिंगल सेल्स की लेयर एक बनी हुई है, जिससे यूनिसेलुलर रूट हेयर निकल रहे हैं, इसको भी एपिब्लेमा बोलोगे। कॉर्टेक्स जो है आपके पेरेनकाइमेटस है, हरे भरे यहां पर, इसमें भी आप कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते।
है ना। यहां पर देखो आपका एंडोडर्मिस है, आपका एंडोडर्मिस भी जो है क्या है, आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप कंटेन करेगा, ये भी आपका सेम बात है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो 6 से ज्यादा आपको जाइलम फ्लोएम के बंडल्स मिलेंगे। जैसे यहां पे आपके 8 बने हुए हैं, तो मोर देन 6 आपको ये बंडल देखने को मिलेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, पॉलीआर्क अरेंजमेंट कहा जाता है। पॉलीआर्क अरेंजमेंट कहा जाता है। ठीक है। पिथ जो है कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा बड़ी रहेगी। यहां पर जो सेल्स हैं किसके हैं, आपके पेरिसाइकिल के सेल्स हैं। ठीक है, ये बात आपकी हो जाएगी। अब देखो मोनोकॉट में क्या था, पॉलीआर्क कंडीशन है, यानी मोर देन 6 आपको देखने को मिलेंगे वस्कुलर बंडल्स। यहां पर आपको 8 देखने को मिले। पिथ कंपैरेटिवली लार्ज है डाइकॉट से। मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि यहां पर मोनोकॉट्स में हमें पता है कैम्बियम नहीं पाया जाता। यहां पर आपके कैसे वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो ये आपका मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच का बेसिक डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ रूट, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहां से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। ठीक है, बेसिक डिफरेंसेस में क्वेश्चंस बनते हैं कि यहां पर पॉलीआर्क अरेंजमेंट है, यहां पे आपके 6 से कम ही, यूजुअली आपके 2 से 4 ही आपके जाइलम फ्लोएम के पैचेस पाए जाएंगे। यहां पर आपकी पिथ कंपैरेटिवली लार्ज है, पिथ कंपैरेटिवली स्मॉल है। नंबर ऑफ रूट हेयर्स मोर, नंबर ऑफ रूट हेयर्स लेस। जो डिफरेंसेस हैं उन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमेशा, राइट। तो यहां पर ऐसा कोई मेजर भारी डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन जब आप देखेंगे स्टेम में तो यहां पर आपको अच्छे खासे भारी भरकम डिफरेंसेस प्लस सम न्यू एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। इनके बारे में चर्चा करते हैं दोस्त। डाइकॉट की स्टेम की अगर आप बात करें तो यहां पे रिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी, किसकी, वस्कुलर बंडल की, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकॉट स्टेम का। अगर आप देखोगे डाइकॉट जो है उसकी स्टेम यहां पर जाइलम और फ्लोएम ऐसे एक रिंग बना रहे हैं, पूरी की पूरी रिंग तैयार कर रहे हैं। ये रिंग लाइक अरेंजमेंट है डाइकॉट की पहचान। मोनोकॉट में क्या है, रिंग नहीं बना रहे, पैचेस की फॉर्म में है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एंड सो ऑन। एंड ये जो वस्कुलर बंडल्स हैं, इसमें देखोगे कोने वाले जो वस्कुलर बंडल हैं ये साइज में आपके छोटे हैं, सेंटर वाले जो वस्कुलर बंडल हैं ये साइज में आपके कंपैरेटिवली बड़े हैं। मानते हो? बिल्कुल मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर देखो रिंग अरेंजमेंट जो है डाइकॉट की पहचान है। ठीक है, जबकि आप यहां पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल आपके पाए जाएंगे, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल आपके पाए जाएंगे। और जो बाहर है पेरीफेरी की साइड वो छोटे हैं, अंदर वाले कंपैरेटिवली मोटे हैं। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। ईच वस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट, वस्कुलर बंडल कंजॉइंट होंगे, यानी आपके जाइलम फ्लोएम आपके सेम रेडियस पे आएंगे जो कि आते हैं। ओपन होंगे, क्योंकि डाइकॉट की बात हो रही है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो ओपन है। एंड आपका एंडार्च है, एंडार्च DRISTD स्टेम के अंदर कैसा होता है, एंडार्च होता है। यह बात भी आपकी करेक्ट है, तीनों बातें हमें पहले से पता थी। ठीक है, जबकि वस्कुलर बंडल यहां पे कैसे होंगे मेरे दोस्त, कंजॉइंट होंगे लेकिन क्लोज्ड होंगे, क्योंकि इनके अंदर कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा। पेरीफेरल वस्कुलर बंडल जो थे छोटे थे, और बाहर वाले जो थे छोटे थे, सेंट्रल वाले आपके बड़े थे। ठीक है, यह बात हमें पता है। पिथ जो है, सेंट्रल पोर्शन जो है ऑफ स्टेम, वेयर लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट। यहां पर अगर आप पिथ देखोगे तो पिथ आपकी बहुत ही बड़ी है, पिथ आपकी कंपैरेटिवली बहुत बड़ी है। देखो इस बार ये व्हाइट कलर की जो दिखाई दे रही है सारी की सारी आपकी पिथ है। ठीक है, और यहां पर भी जो ग्राउंड सब्सटेंस है ये आपका अच्छा खासा भरा हुआ है, लेकिन मेन जो सेंट्रल पिथ है वो यहां पर नहीं है, लेकिन ग्राउंड सब्सटेंस अच्छा खासा देखने को आपको मिलेगा। हाइपोडर्मिस अगर आप देखोगे एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, तो इसमें आपके कॉलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस देखने को मिलेगी। जब हम पढ़ रहे थे कॉलेनकाइमा तब हमने देखा था कि डाइकॉट में एपिडर्मिस के नीचे कॉलेनकाइमा के सेल्स मिलते हैं, तो यहां पर आपका कॉलेनकाइमा हमें देखने को मिल जाएगा हाइपोडर्मिस की फॉर्म में, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपके स्टेम को। यहां पर अगर आप देखोगे मोनोकॉट में तो इनकी हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है। ये डिफरेंस है भाई, अब ये तगड़ा डिफरेंस आया कि डाइकॉट के अंदर हाइपोडर्मिस इज कॉलेनकाइमेटस, मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमेटस है। और स्क्लेरेनकाइमा यहीं पे खत्म नहीं होता, एक बंडल शीथ भी है जो आपकी कैसी पाई जाती है, स्क्लेरेनकाइमा की ही पाई जाती है। ठीक है, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस ग्राउंड टिश्यू पाया जाएगा मोनोकॉट स्टेम के अंदर, यानी ग्राउंड टिश्यू ही ग्राउंड टिश्यू भरा हुआ है, बीच में अच्छा खासा स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। ये जो आपका हरा भरा पार्ट है
ऑल ऑफ दिस पार्ट इज बेसिकली ग्राउंड टिश्यू, तो बहुत ज्यादा जगह पर यह आपका पाया जा रहा है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। यह हमने देखा था जब हम फ्लोएम पढ़ रहे थे, उस टाइम पर उसके पैरेन्काइमा के अंदर पॉइंट था कि आपका मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होता है, और फ्लोएम फाइबर में एक पॉइंट था कि बास्ट फाइबर इसे कहते हैं और कमर्शियली इसे इस्तेमाल किया जाता है। वाटर कंटेनिंग कैविटी जो है ये आपकी प्रेजेंट होती है विद इन वस्कुलर बंडल। मोनोकॉट में जो वस्कुलर बंडल है इसके अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटी आपको देखने को मिलेगी, तो ये यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, वाटर कंटेनिंग कैविटी इज प्रेजेंट। तो यहां पर लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट की स्टेम। ठीक है भाई, यहां पर देखोगे तो अच्छे खासे स्टेम हेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, यानी आपके एपिडर्मल ट्राइकोम्स जो है ये खूब सारे हैं किसके अंदर, डाइकॉट के अंदर, जबकि यहां पर आपके क्या है, ट्राइकोम्स आपके एब्सेंट है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके रिंग के फॉर्मेट में अरेंज है जाइलम एंड फ्लोएम, यहां पर आपके स्कैटर्ड है। ठीक है, यहां पर देखो ऊपर एपिडर्मिस थी, एपिडर्मिस से क्या निकल रहे थे, आपके स्टेम हेयर निकल रहे थे, यानी आपके क्या निकल रहे थे, ट्राइकोम निकल रहे थे। उसके अंदर क्या लेयर है, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है, कोलेनकाइमा की बनी हुई है, जबकि यहां पर आपकी हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है, स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है, स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई। ठीक है, यहां पर फिर आपका कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स है जो पैरेन्काइमा का बना हुआ है। देन देयर इज एंडोडर्मिस, है ना, देन देयर इज एंडोडर्मिस, अंदर वाली लेयर। अब रूट तो वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो उसमें तो कैस्पेरियन स्ट्रिप का होना बनता है दोस्त, लेकिन स्टेम में कैस्पेरियन स्ट्रिप ना भी हो तो भी चलेगा, तो एंडोडर्मिस आपकी नॉर्मल रहती है। ये जो पेरिसाइकिल है इट इज स्पेशलाइज्ड, ये जो पेरिसाइकिल है इट इज वेरी स्पेशलाइज्ड। ये जो पेरिसाइकिल होती है आपकी, पेरिसाइकिल के सेल्स होते हैं इन वस्कुलर बंडल के साइड में, इन्हीं के कुछ सेल्स मॉडिफाई होकर मेडुलरी रे बनाते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, राइट, जो मैंने आपको बताया था कैम्बियम रिंग को पूरा करेंगे, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। एंड जब रूट की बात आती है तो रूट का जो आपका पेरिसाइकिल का पार्ट है ना, वो भी आपका लिटरल रूट्स बनाता है, यानी रूट की सेकेंडरी ग्रोथ में भी वही हेल्प करेगा। तो पेरिसाइकिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, यहां पर इसके कुछ सेल्स स्क्लेरेनकाइमेटस भी हो सकते हैं। ठीक है, देन आपका फ्लोएम आ गया, कैम्बियम आ गया, एंड देन आपका जाइलम आ गया। कैम्बियम है तो ओपन वस्कुलर बंडल पाया जाएगा, यानी आपका सेकेंडरी ग्रोथ यहां पर होगी, सेंटर पर अच्छी खासी पिथ आपको देखने को मिल रही है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो वस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम, इनके ऊपर जो शीथ है, बंडल शीथ, वो किसकी बनी रहेगी, स्क्लेरेनकाइमा की बनी रहेगी। तो स्क्लेरेनकाइमा की हाइपोडर्मिस है, स्क्लेरेनकाइमा की ही आपकी क्या है, बंडल शीथ है। एंड इनके बीच में अच्छा खासा अमाउंट ऑफ ग्राउंड टिश्यू जो है वो भरा हुआ आपको मिलेगा, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ ग्राउंड टिश्यू देखने को मिलेगा। ये है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द स्टेम। आपको बस ये देखना है, यहां पर कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, यहां पर स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है। दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ द थर्ड पार्ट दैट कम्स इन आवर माइंड इज लीफ। ठीक है, कि डाइकॉट की लीफ कैसे दिखती है, मोनोकॉट की लीफ कैसे दिखती है। तो डाइकॉट की लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल मतलब इसका डॉर्सल सरफेस अलग है, वेंट्रल सरफेस अलग है। डॉर्सी वेंट्रल मतलब पहचान में आ रहा है कि डॉर्सल कौन सा, वेंट्रल कौन सा। जिसमें आपके सामने से अगर चल के आ रहा हूं तो आप बोलोगे हाँ सर का मुंह दिखाई दे रहा है, तो आगे चेस्ट है, आगे पीठ तो होगी नहीं अगर मेरा मुंह दिखाई दे रहा है तो, है ना। तो यू कैन इजीली इमेजिन कि डॉर्सल पार्ट पे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वेंट्रल पार्ट पे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, राइट। सिमिलरली यहां पर ऊपर वाला जो सरफेस है एक लीफ का, इसे हम क्या कहते हैं, अडेक्सियल सरफेस, और ये जो है नीचे वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, अबेक्सियल सरफेस। तो अगर आप डॉर्सी वेंट्रल लीफ की बात करें तो अडेक्सियल और अबेक्सियल सरफेस डिफरेंट होंगे। नीचे वाला जो पार्ट है इस पे ज्यादा स्टोमेटा आपके पाए जाते हैं, ऊपर वाला पार्ट है इस पे कम स्टोमेटा पाए जाते हैं, हो सकता है स्टोमेटा एब्सेंट भी हो। ठीक है, देन यहां पर एक वस्कुलर बंडल हम लोग बना लेते हैं जाइलम और फ्लोएम का। ये आपका एक वस्कुलर बंडल है, आपका एपिडर्मिस हो गया एंड वस्कुलर बंडल हो गया। बीच में जो सेल्स पाए जाएंगे ग्राउंड टिश्यू बनाएंगे, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपके मीजोफिल सेल्स बोलेंगे। तो आपके पतले और लंबे बैरल लाइक सेल्स यहां पर पाए जाएंगे, इसे हम बोलेंगे पैलिसेड पैरेन्काइमा। पतले और लंबे सेल्स पैलिसेड, और नीचे क्या पाए जाएंगे, आपके स्पंजी मीजोफिल सेल्स पाए जाएंगे, जिनके बीच में ठीक ठाक गैप और एयर कैविटी भी रहेगी फॉर गैसियस एक्सचेंज।
तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्पंजी पैरेन्काइमा। तो दोनों सरफेसेस अलग हैं, ऊपर वाले सरफेस पे स्टोमेटा कम, नीचे वाले सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा। ऊपर वाले सरफेस पर पैलिसेड यानी पतले और लंबे सेल जिनके बीच में गैप नहीं है, नीचे स्पंजी सेल गोल मटोल सेल जिनके बीच में अच्छा खासा गैप है, इंटरसेलुलर स्पेस है। ठीक है, ये आपको देखने को मिला। अगर आप देखते हैं इसके जस्ट अपोजिट आइसो बायलेटरल लीफ, आइसो यानी कॉमन, बायलेटरल मतलब बाय मतलब दोनों साइड, तो दोनों साइड एक जैसी रहेंगी। तो यहां पे अगर आप देखें तो ऊपर भी स्टोमेटा अच्छे खासे पाए जाएंगे, नीचे भी स्टोमेटा अच्छे खासे पाए जाएंगे। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो यहां पर लेट से वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। अब यहां पर क्या होगा कि कोई पैलिसेड और स्पंजी जैसे डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि आइसोबायलेटरल है, तो दोनों साइड आपके सेम तरीके के सेल्स जो है ये आपको देखने को मिलेंगे। दोनों साइड सेम तरीके के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आइसोबायलेटरल लीफ। अब सेम बातें यहां पर कही हुई है, देखते हैं क्या क्या कहा हुआ है। मोनोकॉट और डायकॉट का हमको डिफरेंशिएशन चाहिए। पहले डायकॉट का देख लेते हैं। अडेक्शियल सरफेस मतलब ऊपर वाला सरफेस, अबेक्शियल मतलब नीचे वाला सरफेस। ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल इज प्रेजेंट, क्योंकि लीफ को जरूरत है मेरे भाई आपकी वाटर कंजर्वेशन की, तो यहां पर एक कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल प्रेजेंट है। और दोनों साइड से ही अगर आपका स्टोमेटा लॉस करता है वाटर, तो दोनों साइड पर ही आपके एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर पाई जाएगी। ठीक है, तो कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल आपको देखने को मिलती है। अब डायकॉट में क्या हुआ, डायकॉट में जो अबेक्शियल सरफेस है नीचे वाला, इस पे ज्यादा स्टोमेटा होंगे, ऊपर वाले पे कम हो सकते हैं या एब्सेंट भी हो सकते हैं, ये हम बता चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है मीजोफिल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, और ये मीजोफिल सेल जो है ये भी दो प्रकार से डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ऊपर वाले सरफेस पे पाए जा रहे हैं आपके पैलिसेड जो कि अडेक्शियल सरफेस पर पाए जा रहे हैं, है ना। इलोंगेटेड सेल है यानी लंबे लंबे से सेल हैं, और ये एक दूसरे से पैरेलली अरेंज पाए जा रहे हैं। स्पंजी पैरेन्काइमा यानी गोल मटोल सेल्स हैं, और इनके बीच में अच्छा खासा आपको गैप मिलता है, यानी ये लूजली अरेंज होते हैं। तो इनके बीच में क्या है, आपको एयर कैविटी देखने को मिलती है, तो एयर एक्सचेंज में ज्यादा हेल्प करते हैं, इसीलिए नीचे ज्यादा स्टोमेटा है बाय डिफॉल्ट, है ना। साइज ऑफ वस्कुलर बंडल जो है ये डिपेंड करता है वेन्स के ऊपर। जैसे एक पत्ती है, तो एक पत्ती के ऊपर ये जो मिडरिब है ये सबसे मोटी है, तो यहां सबसे बड़ा वस्कुलर बंडल पाया जाएगा। देन यहां थोड़ा और छोटा, यहां थोड़ा और छोटा, एंड सो ऑन। जितनी पतली वेन या वेनलेट उतने छोटे वस्कुलर बंडल, जितनी मोटी वेन या वेनलेट या मिडरिब उतने मोटे वस्कुलर बंडल। वेन्स जो है उनकी थिकनेस डिफरेंट होती है, जैसे हमने वहां पर बनाया है, तो इनमें आपका अलग अलग प्रकार के वस्कुलर बंडल पाए जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। अब यहां पर देखो मोनोकॉट, मोनोकॉट में दोनों सरफेसेस आपके एक समान होते हैं, तो पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएशन नहीं होता, सारे सेल्स एक जैसे ही होते हैं। इन ग्रासेस अडेक्शियल सरफेस जो है अलोंग द वीन्स मॉडिफाई देमसेल्फ टू फॉर्म बुलिफॉर्म सेल्स, है ना, जो कि क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं वाटर लॉस। तो ये जो लार्ज एम्प्टी सेल्स हैं, बुलिफॉर्म सेल्स, जो कि अडेक्शियल सरफेस पर डेवलप होंगे, क्या करते हैं, अगर इनके अंदर पानी भर जाता है, क्योंकि लार्ज एम्प्टी सेल है, इनके अंदर पानी कब भरेगा, जब प्लांट के पास पानी अच्छा खासा है। अगर इनके अंदर पानी भर गया तो लीफ को ऐसे खोल देंगे कि हाँ भाई मेरे पास अच्छा खासा पानी है, आप ट्रांसफायर कर सकते हो। लेकिन बुलिफॉर्म सेल में जब पानी कम होगा तो आइडिया लग जाएगा इसको कि यार प्लांट के पास पानी की कमी है, मुझे कंजर्व करना पड़ेगा पानी को, तो ये लीफ को सिकोड़ देगा, सिकोड़ देगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा लीफ का, और ट्रांसपिरेशन का रेट भी कम हो जाएगा। तो बुलिफॉर्म सेल वाटर लॉस को कम करते हैं। आपको पता है कि पैरेलल वेनेशन होती है आपकी यहां पर, तो सेंटर वाली जो मेन मिडरिब है इस पे आपके थोड़े बड़े जाइलम और फ्लोएम के बंडल देखने को मिलेंगे, साइड वालियों पे कंपैरेटिवली छोटे जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स देखने को मिलेंगे। यहां पर वही सारी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस इज अ डॉर्सिवेंट्रल लीफ, तो डॉर्सल पे आपको पैलिसेड पैरेन्काइमा मिलता है, यहां आपको एयर कैविटी वाले लूज आपके सेल्स देखने को मिलते हैं। यहां आपको एक भी स्टोमेटा दिखाई नहीं दे रहा अडेक्शियल सरफेस पे, अब एक्शियल पे आपको स्टोमेटा दिखाई दे रहा है। ये दो मेजर डिफरेंस है। यहां पर देखोगे आइसोबायलेटरल में यहां भी स्टोमेटा दिखाई दे रहा है, यहां भी स्टोमेटा दिखाई दे रहा है, यहां भी एक जैसे गोल मटोल सेल, यहां भी एक जैसे गोल मटोल सेल, यानी कोई खासा डिफरेंशिएशन यहां पर नहीं है। दिस इज अबाउट मोनोकॉट एंड डायकॉट लीफ, जहां आप इनके बीच के डिफरेंसेस को समझते हो और अच्छे से जानते हो।
Now it's time to understand the secondary growth in detail, but before getting into that topic, let me just brief you about what is secondary growth and how does it takes place. समझ लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं स्टेम की, और स्टेम किसकी? मोनोकॉट स्टेम की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि वहां तो कैम्बियम है ही नहीं, वहां तो क्लोज्ड वस्कुलर बंडल है, तो हम डाइकॉट प्लांट की बात कर रहे हैं। अगर हम डाइकॉट प्लांट की बात करते हैं और ये उसकी स्टेम का एक क्रॉस सेक्शन है, तो इस स्टेम में क्या क्या चीजें होंगी? बाहर एपिडर्मिस है, देन आपका कॉर्टेक्स है, देन आपका और सारी लेयर्स हैं, एंडोडर्मिस है, अंदर की साइड पेरिसाइकिल है, पिथ है। इस हिसाब से हम लोग चीजों को अरेंज करते हैं। यहां पर लेट से जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स आपके बने हुए हैं, यहां पर आपके जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स आपके बने हुए हैं, और इन जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स के बीच में एक सेल की लेयर थी, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे? जिसको हम लोग कह रहे थे कैम्बियम। ये आपका जाइलम, ये आपका जाइलम, ये आपका जाइलम, ये आपका जाइलम, ये आपका फ्लोएम, ये आपका फ्लोएम, ये आपका फ्लोएम, ये आपका फ्लोएम। इनके बीच में जो लेयर थी, दिस ब्यूटीफुल लेयर इज कॉल्ड एज कैम्बियम, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? एक पर्टिकुलर फेसिकल के अंदर ही ये है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा मतलब एक ही फेसिकल के अंदर, एक ही वस्कुलर बंडल के अंदर। अब मैंने आपको बताया था इसके साइड के जो पेरिसाइकल सेल्स हैं, इन साइड के जो पेरिसाइकल सेल्स हैं, इनमें से कुछ सेल मॉडिफाई हो जाते हैं एंड दे बेसिकली बिकम्स द सेल ऑफ मेडुलरी रे। तो ये आपका मेडुलरी रे का सेल है, ये आपका मेडुलरी रे का सेल है, ये आपका मेडुलरी रे का सेल है, एंड ये आपका मेडुलरी रे का सेल। ठीक है। अब ये मेडुलरी रे का जो सेल है, ये क्या करेगा मेरे भाई? ये आपका डिवाइड करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, एंड क्या बना लेगा? यहां पर एक लेयर बना लेगा एडिशनल कैम्बियम सेल की। ठीक है, एडिशनल कैम्बियम सेल की। तो कैसी लेयर आपकी तैयार होगी ये हम देख लेते हैं। सेम इसी प्रकार का डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर आपका ये है जाइलम फ्लोएम, यहां पर आपका जाइलम फ्लोएम, यहां पर आपका जाइलम फ्लोएम, यहां पर आपका जाइलम फ्लोएम। इनके बीच में आपकी कैम्बियम की लेयर ऑलरेडी प्रेजेंट थी। अब यहां पर क्या हुआ? ये जो आपकी मेडुलरी रे के सेल है, ये आपका डिवाइड कर करके क्या करेंगे? आपका एक यहां पर कैम्बियम की सेल की लेयर तैयार कर लेंगे, है ना। तो एक कंप्लीट रिंग बन गई। यहां पर क्या था? आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और ये आपका मेडुलरी रे से क्या बना? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये इंटर मिलकर क्या पूरी कैम्बियम रिंग बना बैठे? क्या पूरी एक रिंग तैयार हो गई? बिल्कुल रिंग तैयार हो गई, यानी एक पूरी सेल की लेयर आपको देखने को मिली। अब क्या होगा? ये जो सेल की लेयर है ना, ये आपका डिवाइड करेगी। अब सेल की एक लेयर है, तो सेल अगर दो लेयर्स में टूटेगा तो कंपैरेटिवली स्टेम मोटी हो जाएगी। दो लेयर है अब, फिर वो दो लेयर्स आपकी तीन लेयर में टूटेंगी, स्टेम और मोटी हो जाएगी, और मोटी हो जाएगी, और मोटी हो जाएगी, एंड इट विल बिकम अ वुडी हैवी स्टेम, जिसको हम बोलते हैं कि भाई सेकेंडरी ग्रोथ हो गई। अब और डिटेल में इन चीजों को देखो भाई, और डिटेल में इन चीजों को देखो। ये क्या है मेरे बंधु? आपका जाइलम एंड फ्लोएम था, और ये इनके बीच में का कैम्बियम था। ये आपका जाइलम जो था ये पहले से प्रेजेंट था, यानी प्राइमरी जाइलम है। ये आपका फ्लोएम था, पहले से प्रेजेंट था, प्राइमरी फ्लोएम है, और उसके बीच में कैम्बियम रिंग है। अब ये कैम्बियम रिंग क्या करती है? डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है। अब ये रिंग क्या करती है? डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है, और अपने दोनों साइड नए सेल्स ऐड करेगी। यहां पे नए सेल ऐड करेगी और यहां पे नए सेल ऐड करेगी। मानते हो? अगर ये यहां पे ऊपर और नीचे नए सेल्स ऐड करेगी तो व्हाट विल बी द केस? यहां पर देखो, इस प्रकार से क्या आपका वस्कुलर बंडल और बाकी साइड में जो और टिश्यूज थे वस्कुलर बंडल के साइड में, क्या वो और बड़े हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। यहां पर आपका ये तो था कैम्बियम का लेयर, है ना। इसने ऊपर क्या बनाया? नया टिश्यू बनाया, इसने नीचे नया टिश्यू बनाया। ठीक है, इनका नाम क्या था भैया? इसका नाम था प्राइमरी जाइलम, इसका नाम था प्राइमरी फ्लोएम। भाई नए सेल तो बनके जस्ट पास वाले इलाके में ऐड होंगे ना, नए सेल तो बनके जस्ट पास वाले इलाके में ऐड होंगे, यानी सेकेंडरी जाइलम यहां ऐड हुआ है, सेकेंडरी फ्लोएम यहां ऐड हुआ है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेकेंडरी पास पास रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नए वाले सेल्स है ना,
अंदर से यहां से बन के सेल ऐड हुए ना, तो नए वाले सेल पास पास आएंगे। दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम, फ्लोएम वाले साइड में, दिस इज सेकेंडरी जाइलम, जाइलम वाले साइड में। अब आप यहां पर एक चीज देखना बहुत गौर से कि सेकेंडरी फ्लोएम को मैंने थोड़ा पतला दिखाया है और सेकेंडरी जाइलम को मैंने मोटा दिखाया है, यानी यहां पर ज्यादा ग्रोथ आपकी हुई है। बहुत गौर से चीजें देखोगे समझ में आएगा। सेकेंडरी जाइलम जो है ये अंदर की साइड है, यहां ज्यादा ग्रोथ हुई है, लेकिन अंदर की साइड क्या जगह है ग्रो करने की? भाई प्लांट तो बाहर की साइड ही बढ़ेगा ना, अंदर की साइड तो सेल थे, वो बाहर की साइड धक्का मार रहे हैं चीजों को, बाहर की साइड धक्का मार रहे हैं। तो क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगी, चीजों को बाहर की साइड धक्का मारेगी, तो ये प्राइमरी फ्लोएम जो है क्रश होना स्टार्ट हो जाएगा, ये सेकेंडरी फ्लोएम जो है क्रश होना स्टार्ट हो जाएगा, और इससे बाहर के जो लेयर है आपका कॉर्टेक्स एपिडर्मिस, ये भी क्रश होना स्टार्ट हो जाएंगे। बाहर की साइड धक्का लग रहा है और बाहर ऑलरेडी एक बाउंड्री बनी हुई है ना। तो जैसे आपने देखा होगा एक पिक्चर है भागम भाग, है ना, उसमें टैक्सी में काफी लोग जा रहे होते हैं, जर्मनी 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 चलेंगे सारे के सारे, तो वहां 14-15 लोग गाड़ी में ठुस जाते हैं, तो शीशे से चिपक जाते हो। अब अंदर सेल की डिवीजन बहुत ज्यादा है, लेकिन बाहर एक वॉल है, तो सेल्स बाहर की साइड एकदम ऐसे चिपक गए, क्रश हो जाएंगे। और पूरी की पूरी लेयर कभी क्रश नहीं होती है ना, एनसीईआरटी में चीजें क्लियर नहीं दी हुई है। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि बाहर के कॉर्टिकल लेयर्स आर क्रश्ड, ऐसा लिख दिया एनसीईआरटी में, तो उनको लगता है पूरी कॉर्टेक्स गई। पर अगली ही लाइन में एनसीईआरटी में यह बता रखा है कि कुछ कॉर्टिकल सेल्स जो है मिलकर आपके कॉर कैम्बियम बना लेंगे। तो जब सारा का सारा क्रश ही हो गया तो कॉर कैम्बियम कहां से आया? तो अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि पूरी कॉर्टेक्स कभी गायब नहीं होती, कुछ सेल्स क्रश हो जाएंगे, कुछ बचेगा आपका मास। सिमिलरली कुछ एपिडर्मल सेल्स क्रश हो जाएंगे, कुछ मास आपका तब भी बचेगा। जैसे समझ लो ये एक लेयर है आपकी एपिडर्मल सेल की, या अंदर से सेल्स ने बहुत प्रेशर मारा तो एपिडर्मल सेल फट गई। तो यहां पे ये सेल्स तो बचे ना, ये वाले, ये बीच में सही तो चीजें आपकी फटी हैं। ऐसे ही तो आपका लेंटिसेल बनता है, जो आप देखोगे लास्ट टॉपिक जो है, तो ऐसे ही तो लेंटिसेल बना है मेरे यार। जो लेयर थी इसके अंदर से प्रेशर आया प्रेशर आया प्रेशर आया प्रेशर आया प्रेशर आया, इसने बहुत झेलने की कोशिश करी, प्रेशर आया, उसके बाद ये सेल की लेयर खुल गई। तो ये जो है यहां पर इस प्रकार की चीजें आपकी बन गई, एक ओपन लेंस शेप ओपनिंग बन गई, जिसे लेंटिसेल कहा जाता है ना, क्योंकि अंदर के सेल धक्का मार रहे हैं, बाहर की लेयर फट जाएगी। दिस इज द थिंग। तो ये चीज आप यहां पर देखो कि अंदर की साइड सेल की ग्रोथ ज्यादा है, बाहर के लेयर आपके क्या हो जाएंगे, कंपैरेटिवली क्रश हो जाएंगे। लेकिन अब ये थोड़े बहुत जो सेल्स बचेंगे ना, अंदर का देखो, अंदर का प्राइमरी जाइलम है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इंटैक्ट रहेगा। सेकेंडरी जाइलम जो है ये भी कंपैरेटिवली इंटैक्ट रहेगा, बाहर वाले लेयर्स आपके मारे जाएंगे। यहां पर क्या आती है, एक नई लेयर आ जाती है, ये क्या बनाती है, सेकेंडरी मेडुलरी रे। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में एक लेयर आ जाती है जो सेकेंडरी मेडुलरी रे बनाती है। मतलब आगे चल के कभी जरूरत पड़ेगी ना और अच्छे तरीके से ग्रो करने की, तो आपका और भी ग्रोथ करा सकती है। ऑलराइट, इसी तरीके से ग्रोथ होती रहेगी, बाहर की साइड सेल्स जाते रहेंगे, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपकी स्टेम भी ग्रो होने लगेगी और गर्थ बढ़ जाएगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी, जिसे कहा सेकेंडरी ग्रोथ। रूट में भी सेम टू सेम सिस्टम है। रूट में हमने क्या बताया था, पेरीसाइकिल के कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, वो आपके लेटरल ग्रोथ करा देंगे, लेटरल रूट्स की ग्रोथ करा देंगे। ठीक है भाई। अब देखो सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ आपकी होगी वस्कुलर कैम्बियम की हेल्प से, जो हमने देखा वस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम थी, जो रिंग बना रही थी, दैट इज वस्कुलर कैम्बियम। आगे चल के आपका कॉर्क बनेगा, जो आप अभी देखोगे, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम, जो कि इंक्रीज कराएंगे गर्थ को, यानी लिटरल डायरेक्शन में ग्रोथ कराएंगे, दैट इज कॉल्ड एज लिटरल मेरिस्टम। ठीक है। वस्कुलर कैम्बियम जो है, इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग। तो आपको पता है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम पाया जा रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, राइट, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बट इन्हें जोड़ने के लिए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी चाहिए। वो कौन बनाएगा, मेडुलरी रे के सेल। मेडुलरी रे जो पाए जा रहे थे, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाएंगे, और ये इंटर जुड़ करके क्या बना लेंगे, आपका कंप्लीट कैम्बियम रिंग बना लेंगे। और यहां पर आपका जाइलम था, यहां फ्लोएम था, तो जब ये रिंग आपकी डिवाइड करेगी, तो अंदर की साइड बनेगा सेकेंडरी जाइलम, बाहर की साइड आपका क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं यहां पर कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम आपके अंदर की साइड बनेंगे, प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम आपके बाहर की साइड चले जाएंगे। ठीक है। तो कैम्बियम जो है, इट इज मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड, यानी सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम कम। ठीक है। तो आपको पता है कि प्राइमरी जाइलम जो है अंदर की साइड थी सबसे, तो ये आपकी इंटैक्ट रहेगी, लेकिन बाहर के जो लेयर्स हैं इनको धक्का लगता रहेगा।
ठीक है। एंड देन सेकेंडरी मेडुलरी रे बन करके और अच्छे तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ कराने लग पड़ेगी। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम और मोटे होते रहेंगे विद टाइम, एंड बाहर के लेयर्स क्रश होते रहेंगे, अंदर के लेयर्स बढ़ते रहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग मतलब एक प्लांट जो है एक साल में मेनली 2 सीजन्स देख लेता है। कौन कौन से सीजन? अकॉर्डिंग टू एक प्लांट की लाइफ साइकिल यहां पर उन्हें देखने को मिलेगा स्प्रिंग सीजन, सावन का महीना, एंड ऑटम सीजन, है ना। तो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड इन्हें कहा जाता है। अब स्प्रिंग में क्या है, बरसात हो रही है तो पानी से सारी चीजें रिलेट कर लो। अगर बरसात हो रही है, पानी आ रहा है, तो जाइलम ज्यादा डेवलप होगी, जाइलरी एलिमेंट ज्यादा डेवलप होंगे, है ना। एक किसी चीज पर पानी डालते हो तो वो चीज कंपैरेटिवली डाइल्यूट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो ये जो वुड बनेगी ये थोड़ी कंपैरेटिवली सॉफ्ट रहेगी, लाइट कलर की रहेगी, क्योंकि पानी और लाइट कलर का कनेक्शन है एक, है ना। और दूसरा जो है ऑटम वुड, उसको जस्ट अपोजिट कर दो, तो आप देखोगे कि वस्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी है ये आपका अलग अलग सीजन्स में डिफरेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से एनुअल रिंग बनती है, यानी हर साल 2 अलग प्रकार की वुड आपकी तैयार होती है। जैसे स्प्रिंग के मौसम में स्प्रिंग वुड बनेगी, तो वस्कुलर कैम्बियम इसमें काफी एक्टिव रहेगा, पानी मिल चुका है इसको, तो कैम्बियम आपका डिवाइड करने लग पड़ा है। तो सेकेंडरी जाइलम जो है, अब पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम का इंपॉर्टेंट रोल है, तो पानी ज्यादा है स्प्रिंग में, बरसात के मौसम में, तो जाइलरी एलिमेंट ज्यादा बनेंगे। क्या वेसल चौड़ी होगी? ज्यादा पानी है तो उसको ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा चौड़ी वेसल्स चाहिए, बिल्कुल होगी। यहां पर ऑटम में अगर आप देखो तो लेस एक्टिव है कैम्बियम, तो पानी कम है तो जाइलरी एलिमेंट्स भी कम बनेंगे और वेसल भी आपकी छोटी रहेगी। अब स्प्रिंग में ज्यादा पानी था, और स्प्रिंग पहले आता है साल में, स्प्रिंग आप देखोगे जुलाई अगस्त के आसपास आता है, और ठंडी अभी चल रही है, अक्टूबर नवंबर के आसपास आपका ऑटम आता है। तो पहले स्प्रिंग आया तो इसे अर्ली वुड कहा जाएगा, और पानी जो है चीजों को लाइट बना देता है, लोअर डेंसिटी का बना देता है, तो लाइटर और लोअर डेंसिटी की वुड आपको देखने को मिलेगी स्प्रिंग में, और आपका टफर और हायर डेंसिटी की वुड आपको देखने को मिलेगी ऑटम में। सो अगर आप एक प्लांट को देखो तो एक प्लांट जो है ये बनाएगी स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, यानी एक साल का हो गया प्लांट, क्योंकि उसने 2 सीजन देख लिए, है ना। स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड। तो प्लांट कितने साल का हो गया? सवाल है प्लांट कितने साल का हो गया। तो आप देखोगे यार, लाइट वुड, डार्क वुड, लाइट वुड, डार्क वुड, लाइट वुड, डार्क वुड, 3 साल का हो गया प्लांट। भाई इसने 3 सीजन देख लिए मोटे मोटे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी मतलब एनुअल रिंग्स का नंबर काउंट करके एक प्लांट की एज को एस्टिमेट करना इज बेसिकली कॉल्ड एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसको लिख लीजिए कहीं, है ना। अब देखो यार, क्लासिफिकेशन ऑफ वुड जो है ऑन द नेचर ऑफ जाइलम एलिमेंट्स भी किया जा सकता है, कि आपकी जो वुड है वो काम क्या कर रही है। तो देयर इज हार्ट वुड, देयर इज सैप वुड। अब नाम से ही पता लग रहा है, हार्ट वुड इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड वुड, है ना। हार्ट वुड सुनने में सेम लग रहा है। एंड सैप क्या है? सैप मतलब कंडक्शन से रिलेटेड आपका काम हो रहा है, यानी कि ये आपका मेन पार्ट ऑफ कंडक्शन प्रोसेस रहेगा। तो हार्ट वुड जो है हार्ड है क्योंकि ये डेड है, तो ये डार्क ब्राउन होगी, और ये आपकी हाईली लिग्निफाइड रहेगी। डेड है तो लिग्निफाइड होगी, लिग्निन की डिपोजिशन होगी। नॉन फंक्शनल सेंट्रल पार्ट रहेगी, यानी एक वुड को अगर आप देखो तो सेंटर पे आपका डार्क डेड पार्ट है, जो कि आपका कैसा रहेगा? कुछ ऐसा दिखाई देगा। एंड इसके साइड में आपका क्या है? लिविंग पार्ट है, जो कि आपका बाय डिफॉल्ट लाइट कलर का रहेगा, और ये आपका कंडक्शन में हेल्प करेगा। तो ये फंक्शनल पार्ट आपका रहेगा एक वुड का, ठीक है। ये डार्क ब्राउन जो रहता है कलर में बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे टेनिन, रेजिन, ऑयल, गम, ये जो चीजें यहां पर जमा हो जाती हैं। तो ये आपका हार्ड पार्ट है, ड्यूरेबल पार्ट है, इसको काटना बहुत मुश्किल है। बैक्टीरिया भी जो है या फिर कोई इंसेक्ट भी है वो यहां पर इस वुड को पेनिट्रेट करता है बहुत मुश्किल से, सो इट इज वेरी ड्यूरेबल, ठीक है। तो इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी ये रेजिस्टेंट रहती है। लेकिन जो बाहर का रीजन है इसको आसानी से ब्रीच किया जा सकता है। ये लिविंग होता है, लाइटर कलर का रहता है, ये आपका मेन कंडक्शन करेगा, इसीलिए इसका नाम सैप वुड बोला, यानी ये सैप को कंडक्ट करता है।
ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये उतना ड्यूरेबल नहीं रहता। नाउ द थिंग इज अबाउट कॉर्क कैम्बियम, इसको बहुत गौर से सुनना है, इस स्लाइड में हम बहुत टाइम लेंगे बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको अगर आप नहीं समझे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहां अलग अलग टर्म्स आएंगी, फेलम, फेलोजन, फेलोडम, पेरिडम, एक जैसी कई टर्म्स, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बहुत गौर से सुनना। कॉर्क कैम्बियम की बात करते हैं। पहला टर्म जो है वो है फेलोजन। जन का मतलब जनरेटिंग, यानी ये और सेल्स को जनरेट कर सकता है, यानी इट इज मेरिस्टेमेटिक, यानी ये क्या है, मेन कॉर्क कैम्बियम का सेल है। ठीक है, फेलोजन is a couple of layer thick and made of narrow thin walled nearly rectangular cells। ठीक है, तो यहां पर कॉर्क कैम्बियम क्या हुआ, कॉर्क कैम्बियम क्या हुआ, ये हुआ आपका फेलोजन। जन हो गया ना भैया, जनरेट कर रहा है, फेलोजन हो गया। कॉर्क जो है इसको हम बोलते हैं फेलम। तो फेलोजन जो है, ये जो लेयर है, जैसे वस्कुलर कैम्बियम बाहर की साइड क्या बना रहा था, सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की साइड सेकेंडरी जाइलम, ऐसे ये जो आपका सेल है फेलोजन का, ये भी डिवाइड होकर आपके दो सेल्स के लेयर बनाएगा। बाहर की साइड क्या बनाएगा ये आपका देखो, फेलोजन कट ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड, आउटर सेल्स जो है डिफरेंशिएट क्या होकर बनाएंगे, कॉर्क, यानी आउटर सेल जो है ये क्या बना लेगा, कॉर्क, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, फेलम। ठीक है, और अंदर की साइड ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, अंदर की साइड क्या बनाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसे हम बोलेंगे फेलोडर्म, क्योंकि एक लेयर है कॉर्टेक्स की, तो डर्म वर्ड का इस्तेमाल किया, इसे हम क्या बोलेंगे, फेलोडर्म, फेलोडर्म। ठीक है, और ये क्या था आपका, फेलोजन। तो सेंटर पे आपकी फेलोजन की लेयर रहेगी, बाहर की साइड जो बना देगी कॉर्क, अंदर की साइड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इन तीनों को मिला करके हम क्या बोल देंगे, इन तीनों को मिला करके हम क्या बोल देंगे, एक बाहर की लेयर, पेरीफेरी वाली लेयर, यानी पेरीडर्म बोल देंगे। बाहर की साइड वाली लेयर यानी पेरीफेरी की लेयर, यानी पेरीडर्म इसे बोल देंगे। तो पेरीडर्म क्या है, फेलोजन प्लस फेलम प्लस फेलोडर्म। तो सीक्वेंस क्या है, सबसे बाहर आपकी कॉर्क है, फेलम। ठीक है, फिर बीच में आपका जिस सेल ने काटा है इन सेल्स को, वो तो बीच में ही रहेगा, तो ये आपका फेलोजन है जिसने काटा है, तो ये सेकंड नंबर पे। फिर आपकी सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फेलोडर्म अंदर की साइड, और इन सब को मिला करके क्या बोल दिया हमने, पेरिडर्म बोल दिया। ठीक है, सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पेरेन्काइमेटस, इनपरमियस टू वाटर ड्यू टू सुबरिन डिपोजिशन। तो कॉर्क जो है ये थोड़ा इम्परवियस रहता है सुबरिन डिपोजिशन की वजह से, जैसे कि आपका क्या था, एंडोडर्मिस था रूट के अंदर, वैसे ही। और यहां पर आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है ये आपका क्या है, पेरेन्काइमेटस है। हरे भरे सेल्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, पेरेन्काइमेटस है। ठीक है, अब देखते हैं बार्क, जो ऊपर हमें पेड़ का बार्क देखने को मिलता है सबसे बाहर, वो क्या है। सो इट इज अ नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल द टिश्यूज एक्सटीरियर टू वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम के बाहर क्या है, वस्कुलर कैम्बियम के बाहर फ्लोएम है, अंदर तो जाइलम होती है, वस्कुलर कैम्बियम के बाहर फ्लोएम, और फ्लोएम के बाहर क्या है, पूरा का पूरा पेरिडम है। क्योंकि पेरीसाइकिल के जो लेयर्स थे, बहुत गौर से समझेंगे, देखो बना लेते हैं। ये अगर आपका एक स्ट्रक्चर है, यहां पर आपका जाइलम और फ्लोएम है, ये आपका कैम्बियम है, मान लो अंदर जाइलम, बाहर फ्लोएम, बाहर फ्लोएम, ऐसा बोला है। वस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी सेल्स है, अब वस्कुलर कैम्बियम जो है ना, ये पेरीसाइकिल रीजन में पाई जाती है ना, ये जो आपके वस्कुलर बंडल है पेरीसाइकिल रीजन में पाए जाते हैं। तो इसके बाहर कौन सा लेयर पाया जाएगा, आपका कॉर्टेक्स। इसके बाहर कौन सा लेयर पाया जाएगा, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के कुछ सेल्स मॉडिफाई होकर के क्या बनाते हैं, आपका फेलोजन बनाते हैं। ठीक है, और फेलोजन ने क्या कर दिया, फेलोजन ने बाहर की साइड बना दिया कॉर्क यानी फेलम, और अंदर की साइड क्या बना दिया, आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी फेलोडम। तो फेलम, फेलोजन और फेलोडम, इसको मिलाकर के हम क्या कह रहे थे, इसको मिलाकर के हम लोग कह रहे थे पेरिडम। यानी एक तो वस्कुलर बंडल के बाहर क्या है, पेरिडम, और ये क्या है आपका फ्लोएम।
तो फ्लोएम और पेरिडम मिल करके क्या बनाएगा, बार्क बनाएगा। ये जो आपका रीजन है पूरा का पूरा, ये क्या कहलाएगा, आपका बार्क कहलाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, सेम चीज हम लोग पढ़ेंगे कि आपका क्या है, वस्कुलर कैम्बियम के बाहर आपका पेरिडम है, आपका सेकेंडरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम जो बाहर की साइड रहता है कंपैरेटिवली क्रश्ड हो जाता है। ठीक है, एट सर्टेन रीजन फेलोजन कट्स ऑफ क्लोजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल ऑन आउटर साइड, और ये क्या बना लेते हैं, लेंटिसेल बना लेते हैं। जैसा मैंने बताया था कि पेरिडम काफी बार बहुत ज्यादा डिवाइड करती है, तो अंदर से पेरिडम बहुत ज्यादा डिवाइड कर रही है, बाहर सेल्स पे प्रेशर आ रहा है, बाउंड्री पे प्रेशर आ रहा है, ये रोकने की कोशिश करता है कि ना फटे, लेयर ना फटे, लेकिन फट जाती है कई बार, और बाहर आपका लेंस शेप लेंटिसेल बन जाता है, जो कि स्टेम को गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कराता है थोड़ी बहुत, जैसे कि स्टोमेटा कराता है लीफ को, लेकिन लेंटिसेल्स इतने ज्यादा नहीं होते, तो कंपैरेटिवली दे हेल्प लेस। ठीक है, तो लेंटिसेल जो है ज्यादातर वुडी ट्रीज में आपको देखने को मिलेंगे कि आपके बाहर की जो छाल है वो फटी हुई होती है, वहां पे लेंस शेप ओपनिंग यानी लेंटिसेल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेंटिसेल्स जो है गैसियस एक्सचेंज परमिट करते हैं, जैसे कि आपका स्टोमेटा करता है। काफी पेड़ जिनकी नॉर्मल सी छाल होती है ना, उनको आप देखेंगे उनके ऊपर छोटे 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 लेंस शेप आपको ओपनिंग्स दिखाई देंगे। मैं आपको दिखा भी दूंगा एक शॉर्ट बना करके ऑन यूट्यूब कि लेंटिसेल आपके कैसे दिखाई देते हैं, राइट। सॉरी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। सिर्फ कुछ डिफरेंस देखने हैं, जैसे डायकॉट रूट के अंदर वैसे ही आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होगी जैसे स्टेम के अंदर होती है, पर कौन से सेल्स करवाते हैं, जैसे पेरिसाइकिल ही लिटरल रूट की ग्रोथ कराती है, एक तो वो पॉइंट याद करना है। दूसरा आपको ये देखना है जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है। थर्ड आपको ये देखना है कि इनिशियली एक वेवी स्ट्रक्चर आपका बनता है रिंग का, कैम्बियम रिंग का, बाद में वो जो वेवी स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है, यानी इनिशियली इट्स अ बिट वेवी, बाद में वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है, आपका सर्कुलर कैम्बियल रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक दो पॉइंट हमें देखने हैं और कुछ नहीं, बाकी कैसे सेल्स को काटता है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, एवरीथिंग इज सेम। तो इन डायकॉट रूट वस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी होती है ना, क्योंकि प्राइमरी अगर आप देखेंगे डायकॉट की रूट के अंदर तो उनके बीच में कैम्बियम लेयर नहीं थी, बाद में ही आती है, तो कंप्लीटली सेकेंडरी है। जैसे अगर आप स्टेम की बात करें तो वस्कुलर बंडल के बीच में जो लेयर थी कैम्बियम वो तो पहले से प्रेजेंट थी, है ना, और साइड में जो इंटरवेसिकुलर कैम्बियम आया वो बाद में आया। यहां पर क्या है, पूरी की पूरी रिंग बाद में डेवलप होती है। ठीक है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल, अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल। कहां से आया ये, सेकेंडरी ओरिजिन ऑफ कैम्बियम रिंग पेरिसाइकिल के सेल से, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम कहां पाए जाते हैं, इनके साइड में पेरिसाइकिल रीजन होता है, तो उनके सेल्स कैम्बियम बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये आपका इनिशियली एक वेवी रिंग के फॉर्मेट में होते हैं, बाद में सर्कुलर हो जाते हैं। मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, जिम्नोस्पर्म्स में सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है। यही पॉइंट हमें पढ़ने थे। लास्ट है हमारा डायग्राम। यहां पर अगर आप देखेंगे तो वस्कुलर बंडल जो है इनके बीच में आपकी कैम्बियम डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, विच इज सेकेंडरी इन ओरिजिन, और बाद में आपके यहाँ के जो मेडुलरी रे के सेल हैं ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं और एक कंप्लीट आपकी क्या बन जाती है, रिंग बन जाती है। काफी प्लांट्स के अंदर आप देखोगे वेवी होती है और बाद में इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सर्कुलर रिंग। ये आपको चीजें देखनी है इन केस ऑफ अ रूट। I guess this topic is clear to all of you. Since this topic was very theoretical, that's why we have taken into account some sort of things. आप टेंशन मत लिया करो यार, नीचे मेरे को कमेंट में 2-3 कमेंट्स दिखाई देते हैं that this is a book जिससे आप पढ़ा रहे हो. Being an author, I respect all other authors also, and there is a prior permission which is taken before use of any material, है ना. This is from our publication only. So सारी की सारी publication से, publisher से पहले ही परमिशंस ली जाती है। आप टेंशन मत लो, आपको सिर्फ कंटेंट पे ध्यान रखना है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट कहां से मिल सकता है, राइट, एंड कहां से सबसे अच्छा कंटेंट इलेबोरेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वी आर डन विद, एंड इन कमिंग टाइम वी विल बी डूइंग सम सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स रिलेटेड टू प्लांट फिजियोलॉजी। तो मेरे को प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स मिले हैं दोस्त, जिसमें हम लोगों के पास आई गेस मिनरल न्यूट्रिशन है, जो कि अगेन कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा थ्योरेटिकल है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज मोर कंसेप्चुअल, मिनरल न्यूट्रिशन थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट आपका कंसेप्चुअल है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कंप्लीट कंसेप्चुअल। देन उसके बाद हमारा आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहां हम पीजीआरस के बारे में पढ़ते हैं। ये भी थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल पॉइंट है जिसको हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे। एंड देन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वी हैव ऑलरेडी डन।
तो जेनेटिक्स में हम लोग करेंगे यार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। एक लेक्चर के अंदर मुझे लगता नहीं वो कवर हो पाएगा, लेकिन अगर करना है तो करना ही है। तो इसका हम 4-5 घंटे का लेक्चर बनाएंगे, देखते हैं यार कितना बड़ा बनता है। उसके बाद हम लोग स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन करेंगे, एंड देन उसके बाद हम इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सो इन सारी चीजों को जो भी यहाँ पर बताई जाती है, इनको एक बार एनसीईआरटी में जाके जरूर रिव्यू किया करो मेरे दोस्त, है ना। दीज आर टू मेक योर स्टडीज इजी। एनसीईआरटी को जाके रिव्यू करना कि सर ने क्या बताया है, एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले उन्हें अपने नोट्स के अंदर ऐड करो, सप्लीमेंट करो, एंड उसके बाद गो थ्रू एन ऑब्जेक्टिव बुक और योर पीवाईक्यूज टू डू द प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस आपकी टाइमली होनी चाहिए। डेली बेसिस पे अपने लिए एक टारगेट बना लो दैट आई वुड बी सॉल्विंग एटलीस्ट 100 to 150 क्वेश्चंस। अलग अलग सब्जेक्ट के हो सकते हैं, 50-50-50 करके आप बाइफर्केशन कर सकते हो, 50 केमिस्ट्री, 50 फिजिक्स, 50 बायोलॉजी, या फिर आप सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन कर सकते हो कि मंडे को मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा, ट्यूसडे को मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, देन फिजिक्स, देन अगेन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू योर ओन शेड्यूलर। प्लीज मेक श्योर टू बी वेरी पोलाइट वाइल मेकिंग द शेड्यूल। उतना ही अपने ऊपर बर्डन डालो जितना आप काम कर सको, बिकॉज शेड्यूलर बार बार बना के उसे फाड़ के फेंकने से कोई मतलब नहीं है। आपको यह देखना है कि क्या आप उस शेड्यूलर को ओबे कर पा रहे हो। सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटीज को झांको, कि भाई मेरे पास दिन में 6 घंटे का टाइम रहता है सेल्फ स्टडी का, अब इसको मैं किस हिसाब से बाइफर्केट करूं। कोई स्टूडेंट सोचेगा यार मैं तो ड्रॉपर हूं, मेरे को तो बैठ के काम ही पढ़ने का है, तो मैं 8 घंटे से स्टार्ट करूंगा एंड मैं 12 घंटे तक पहुंचूंगा, इसको मैं बाइफर्केट करूंगा अलग अलग फॉर्मेट के अंदर। तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टाइम डू यू हैव, उस हिसाब से आपको अपना शेड्यूलर बनाना है, किसी और का शेड्यूलर कॉपी नहीं करना है। सबकी कंडीशंस अलग होती हैं, उसी हिसाब से अपने प्लान को बनाइए और एग्जीक्यूट करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको काफी वैल्यू मिली होगी, काफी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इफ यस, देन गिव अ वेरी बिग फैट थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन, या फिर विपू भाई ओपी लिख देना, जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि यू गॉट ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। कहीं पर भी कुछ गुंजाइश है चीज़ों के बेटरमेंट की तो मुझे ज़रूर बताइए। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि आप हाथ से माइंड मैप बनाइए। सिंस दिस वाज अ थ्योरेटिकल टॉपिक, तो इसमें हाथ से बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं था, बट जहाँ पर भी फ्लो चार्ट की ज़रूरत होगी आई विल मेक श्योर कि मैं हाथ से फ्लो चार्ट बना करके आप लोगों के सामने ज़रूर लेकर के आऊँ। सो दैट सजेशन इज टेकन। और भी कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलता हूँ आपसे अगले माइंड मैप के सेशन में। शुक्रिया।